Hello everyone, welcome again in this current affair session. So this is our second session, and we are doing the current affair related to the art and culture. Okay, let's get started. uh, लोथल की यहाँ पे बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे करंट एस्पेक्ट में हम चीज़ें तो लेके चलेंगे। कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग, कुछ साइट्स हैं। आई विल बी मेंशनिंग दोज थिंग्स, है ना, ताकि आप उनको स्टैटिक पोर्शन से अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। लोथल ये जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ओके, हड़प्पा सिविलाइजेशन तो गुजरात में सिचुएटेड है। इसको लेके कुछ मेजर डेवलपमेंट्स यहाँ पे भारत सरकार द्वारा किए गए। अ, यहाँ पे आप देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, ओके, ये दोनों मिनिस्ट्री है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमारी जो लोथल, दिस इज द लोकेशन ऑफ द लोथल, ओके, अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर समथिंग यहाँ पे आपका सिचुएटेड है। ये बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स भी दी हुई हैं। आप देखोगे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। और सबसे अभी जो है राखी गढ़ी, ये जो आपको दिख रहा है हरियाणा में, दिस इज द लार्जेस्ट, ओके, ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। क्लियर। तो लोथल हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया, मिनिस्ट्रीज ने। ये कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड क्लास हिस्टोरिकल, ये जो साइट है यहाँ पे, इंडिया की जो मैरीटाइम हेरिटेज है, इसको यहाँ पे दर्शाना चाह रहे हैं। और इसके लिए हम, ओके, वी विल बी डेवलपिंग ए म्यूजियम, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इसके अंदर ये बताया जाएगा कि लोथल जो सिटी थी उस समय पे कितना प्रॉस्परस एक ट्रेडिंग सेंटर था। क्लियर। तो इन सब चीज़ों को, इंडिया की मैरीटाइम हेरिटेज है, इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विल बी रिक्रिएटिंग द लोथल, है ना, कि आज से लेटस से 4 to 5,000 ईयर्स अगो कैसा ये लगता था। क्लियर। और अगर यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगी, लोथल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। यू मे और मे नॉट फाइंड दीज थिंग्स इन द स्टैटिक पोर्शन, बट लोथल जहाँ पे भी रहे वहाँ पढ़िएगा। धोलावीरा को मैंने आपको पहले भी मेंशन किया हुआ है। देखो धोलावीरा के रिगार्डिंग अगेन द स्टैटिक पोर्शन में वो इतनी डिटेलिंग नहीं है। सो आई विल ट्राई टू पुट सम, है ना, जो वैल्यू एडिशन वाला रहेगा वहाँ पे। क्योंकि धोलावीरा को जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया तो उस समय पे काफ़ी कंटेंट था, दैट वाज इन द इंडियन एक्सप्रेस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे वो डिटेलिंग थी, तो वो मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो पुरानी हो गई है बात, बट अगेन यूपीएससी हैज़ दिस पर्टिकुलर हैबिट, है ना। तो उसको वैल्यू एडिशन में डाल देंगे। एक बार आप, अभी तो काफ़ी टाइम है वैल्यू एडिशन वाले सेशन में, विल बी पुटिंग दोज थिंग्स। अभी लोथल को देखते हैं। मेजर ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था विदेशों में। आप देखोगे उस समय पे 4,000 ईयर्स अगो किस तरह से जो है फ्लॉरिशिंग ट्रेड था, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यहाँ से इनका ट्रेड था, ऑर्नामेंट्स, बीड्स, जेम्स, इन सब चीज़ों के अंदर। दिस वाज समवेयर अराउंड 4,200 ईयर्स अगो, ओके, क्योंकि ये बनी थी लगभग 2,200 बीसी के अंदर। तो कुछ रिक्रिएशन किया जाए। ये हमने एआई क्रिएटेड इमेज ली है, दिस इज नॉट द रियल इमेज इंडीड। अगर आप रियलिटी में देखोगे तो इस तरह से आपको दिखती है, ठीक है। ये जो आज रिमेन्स दिख रहे हैं एक्सकेवेशन साइट्स है लोथल की, वहां से आपको ऐसा दिखेगा। बट अगर इसको रिक्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फाउंडेशन, नींव तो बनी हुई है ना, नींव का अगर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन बनी हुई है, बिल्डिंग कैसी होगी आइडिया हमें लगता है। सो समवेयर इफ यू ट्राई टू रिक्रिएट दिस, इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। मीनिंग होता है माउंट ऑफ द डेड, ठीक है, गुजराती के अंदर। समवेयर यू विल सी मोहनजोदाड़ो, ओके, हैविंग द सिमिलर मीनिंग एज वेल। क्योंकि डिक्लाइनिंग फेज में जब ये रही होंगी उस समय पे ये नाम इनको दिया गया होगा। एएसआई अनअर्थ द माउंट, अ टाउनशिप, मार्केट प्लेस एंड द डॉक, ठीक है, जहाँ पे जो शिप वगैरह छोटे मोटे खड़े हो सकते हैं। इस तरह से ये डॉक भी मिला है, और ये वर्ल्ड का अर्लीस्ट नॉन डॉक है। इस ये आपका किसको क्रिएट कनेक्ट कर रहा है? ये साबरमती रिवर से कनेक्टिविटी ले रहा है, ठीक है। साबरमती रिवर के सहारे फिर ये जो पर्सियन गल्फ है, ओके, इट विल बी, ओके, अरेबियन सागर तक पहुंचेगा और फिर वहां से पर्सियन गल्फ और इनके साथ आपका रहेगा। हेरिटेज वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज सिमिलर टू दीज काइंड ऑफ सिटीज, नो नीड टू मग अप दीज थिंग्स, ओके। इंडिया की जो दो मेजर सिटी हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। खिरासा इन द गुजरात कच्छ एंड कुंतासी इन द राजकोट। तो कहीं ना कहीं इसकी जो हेरिटेज वैल्यू है इनके इक्वल आपकी मानी जा रही है।
हड़प्पा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये स्टैटिक पोर्शन पे हम आ गए हैं। थोड़ा सा मैं बेसिक रेफरेंस दे दूं, बाकी आप इसको डिटेलिंग करोगे। मैंने पहले भी कहा था कि आर्ट एंड कल्चर में अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो सबसे पहले, या पूरा पढ़ने की भी अगर आपकी है कि हाँ करेंगे उसको, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी है, यू हैव दिस आर्किटेक्चर। और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्किटेक्चर भी आएगा, स्कल्पचर भी आएगा, उसके सील्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ों के बारे में। सो लास्टिंग अराउंड 3300 BC टू 1300 BC माना जाता है। इसका डिक्लाइन का क्या रीज़न रहा, कई काफ़ी सारी थ्योरीज हैं। ओके, बट सबसे रिमार्केबल जो फीचर है, अगर आप देखोगे इंडिया में, दिस इज द एरिया जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लॉरिश किया है। अर्बन सिविक प्लानिंग और इनकी जो इंजीनियरिंग स्किल्स इन्होंने यूज़ की, आर्किटेक्चरल स्किल अर्बन प्लानिंग की, वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। मेजर जो हड़प्पन साइट्स हैं डिस्कवर की गई हैं, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो है जो कि आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, इसके अलावा इंडिया में राखीगढ़ी, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। देन यू हैव दिस धोलावीरा लोथल, ये गुजरात के अंदर आपकी है। क्लियर। रत्नागिरी प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, ये चर्चा में आई क्यों? क्योंकि ये जहाँ पे प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट बनी हुई है, इनको जियोग्लाइफ्स वर्ड भी यूज किया जाता है। अगर आप देखेंगे इसको ऊपर से, अगर हम जाके देखते हैं, तो यू विल गेट टू नो कि कितना बड़ा है। देखो ये एरियल व्यू, इसका एरियल शॉट लिया गया है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये एरिया है जिसके अंदर ये एलिफेंट आपका एनग्रेव किया गया है। दिख रहा होगा हल्का सा, है ना, इसमें इस तरह से एलिफेंट की आकृति आपको दिख रही होगी। सो इनके ऊपर कुछ कंसर्न था, क्यों? क्योंकि रत्नागिरी के अंदर एक रिफाइनरी प्रपोज की जा रही है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये रत्नागिरी की प्री हिस्टोरिक आर्ट है, ये चर्चा में आ गई। तो हमारे लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। क्लियर। क्योंकि ये जो रत्नागिरी वाली साइट है, और ये जो हमारी एंशियंट रॉक आर्ट्स हैं, इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में रखा है। टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है, मतलब अगर यूनेस्को कंसिडर करता है आगे इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखने के लिए, जैसे अभी होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर को दिया गया है। ओके, 3 मेजर टेम्पल्स हैं, तो उसी तरह से इनको पहले रखा जाएगा जो भी टेंटेटिव लिस्ट में है। ठीक है, तो इंडिया ने इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाल रखा है। इसके अलावा आपके जो लिविंग रूट ब्रिजेज हैं, ओके, मेघालय के अंदर, जिनको जिंकिंग जड़ी भी कहते हैं, ये हमने एनवायरनमेंट में किया था, याद होगा आपको, इसको भी आपका मेंशन किया हुआ है। और श्री वीरभद्रा टेम्पल जो लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में है, उसको भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में और इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। अब इसके लिए ये जो प्री हिस्टोरिक आर्ट हमें बनी हुई दिख रही है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं जियोग्लाइफ। ठीक है, जियोग्लाइफ का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो प्लेच्यू है ना, ये जो जमीन है, यहाँ की जो रॉक है, इस पे आपका ये लेटराइट प्लेच्यू है ना, इसकी जो सरफेस है लेटराइट आपकी सॉइल है, जो है उससे बनी हुई है, और यहाँ पे एनग्रेविंग करना आसान हो जाता है। आप क्या करोगे, जैसे होती है ना रॉक एनग्रेविंग्स, आपने सुना होगा या पढ़ी होगी, यू हैव दिस भीमबेटका एंड ऑल। ठीक है, रॉक एनग्रेविंग्स वहां पे रहती हैं। तो रॉक्स के ऊपर जो जिसे हम कहते हैं एनग्रेव किया हुआ है, कुछ उकेरा हुआ है। आपने नोटिस किया होगा कि कई आप एंशंट मॉन्यूमेंट्स को विजिट करने जाते हो, पुराना कोई फोर्ट है, किला है, तो वहां पे लोग अपने नाम लिख देते हैं दीवार पे। क्लियर। समवेयर लाइक दिस, ये थोड़ा अलग है ना, लेकिन कुछ उस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये आपका कैसे बना रहे हैं, रिमूविंग ए पार्ट ऑफ द रॉक सरफेस थ्रू इंसीजन, पिकिंग, कार्विंग, कार्विंग करके उस ऊपर वाले पार्ट को हटा रहे हैं, ताकि एक परमानेंट आकृति यहाँ पे, परमानेंट आर्ट फॉर्म यहाँ पे बन जाएगा। और इनको ये जियोग्लाइफ इन्होंने नाम दिया है। दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द रॉक पेंटिंग। ओके, अदर काइंड ऑफ मार्क्स, काफी सारे अलग अलग मार्क आपको मिलते हैं, ये रिंग मार्क है। ओके, अदर काइंड ऑफ एनिमल्स है, बर्ड्स है, हर तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये नीचे वाले जो 2 पॉइंट हैं, इस पे रट्टा नहीं मारना, बस ये ध्यान रखना है, ऑलमोस्ट हर तरह के जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी ये सब रॉक आर्ट फॉर्म में हमें मिलती हैं। क्लियर। इसमें और पॉइंट आपको क्या ध्यान रखने हैं, लार्जेस्ट रॉक एनग्रेविंग और जियोग्लाइफ इन इंडिया इज एट द कशेली इन द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का ये जो कशेली है, यहाँ पे सबसे बड़ा ये मिलता है। और इस तरह के आर्ट फॉर्म यहाँ पे काफी सारे हैं, है ना, देर आर सो मेनी साइट्स जहाँ पे ये आर्ट फॉर्म हमें दिख रहे हैं। तो इनके लिए एक वर्ड यूज किया है, यू शुड बी नोटिंग इट डाउन। ओके, कटल शिल्प। कटल शिल्प इसके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है, जो भी इस तरह के आर्ट फॉर्म्स हमें दिख रहे हैं, ओके, सरफेस के ऊपर। सो देर इज अ क्लस्टर ऑफ जियोग्लाइफ्स स्प्रेड अक्रॉस द कोंकण कोस्ट लाइन। महाराष्ट्र और गोवा वाली ये जो कोस्ट लाइन है, वहां पे पूरा 900 किलोमीटर तक काफी सारे हमें मिलते हैं। इनको कोंकण जियोग्लाइफ भी कहते हैं। यहाँ पे जो आर्ट फॉर्म है उसके लिए कतल शिल्प वर्ड यूज किया गया है। क्लियर। एज पर द यूनेस्को लिस्टिंग पेट्रोग्लाइफ एंड जियोग्लाइफ, जैसे यहाँ पे इन्होंने जियोग्लाइफ वर्ड यूज किया है इसके लिए।
इसी तरह से आप देखोगे भीमबेटका वाली जो सॉलिड रॉक्स हैं उनके ऊपर जो एनग्रेविंग्स की हुई हैं, रॉक कट जो पेंटिंग्स बनी हुई है, इट विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, तो वहां पे वर्ड यूज किया गया है पेट्रोग्लाफ, बट अगर हम देखें काफी सारी इनमें सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ही आप जो रॉक है या सरफेस है, उसका जो टॉप लेयर है, सरफेस वाला पार्ट है, उसको हटाएंगे, एनग्रेव वहां पे जो भी आर्ट फॉर्म है वो आप बनाएंगे। क्लियर? तो ये पेट्रोग्लाफ, जियोग्लाफ ध्यान रखें, पटल शिल्प, और दिस पर्टिकुलर प्लेस रत्नागिरी का ये जो जगह है आपका, याद हो जाएगा। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, इसको नोट कर लेना स्टैटिक पोर्शन में। ये जो स्लाइड्स हैं रेफरेंस के लिए डाली गई हैं, एक बेसिक आइडिया में दे रहा हूँ बिकॉज वी हैव द लिमिटेशन। ठीक है, क्योंकि हम स्टैटिक पोर्शन को डिटेलिंग उस तरीके से यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, बेसिक आइडिया तो हम यहाँ पे लेंगे। लेकिन इनको आपको पढ़ना है, जैसे अभी मैंने प्रीवियस वाला जो टॉपिक था वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए आपको बोला, स्पेशली यू हैव दिस धोलावीरा एंड लोथल वाली साइट। ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका, जो भी आपने स्टैंडर्ड सोर्स अभी तक फॉलो किया है ना, ट्राई टू गो फॉर दैट सोर्स। क्लियर? नाउ वी हैव दिस प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग क्यों हमें पढ़ना है? क्योंकि समवेयर इट विल बी रिलेटेड टू दिस रॉक कट, ओके, पेंटिंग्स एंड ऑल। तो इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है, रॉक के ऊपर जो एनग्रेविंग्स है, पेट्रोग्लाफ हम वर्ड यूज कर रहे हैं, भीमबेटका केव्स में ये मिलती हैं, इनको जू रॉक शेल्टर भी कहते हैं। दिस इज अगेन द ओल्डेस्ट ह्यूमन आर्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि 1000, 2000, 5000 ईयर्स की बात नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 10,000 ईयर्स अगो, एज फार एज दीज आर्ट फॉर्म्स आर कंसर्न। उस समय की जो प्रिवेलिंग लाइफ रही होगी, हंटर गैदरर्स रहे होंगे, लोगों के बीच में आपस में कुछ वॉर कन्फ्लिक्ट रहा होगा, उन लड़ाइयों को ये दर्शा रहा है। क्या वहां पे कंटेम्प्ररी लाइफ स्टाइल थी, उसको दर्शाने की कोशिश की जा रही है विद द हेल्प ऑफ दीज पेंट फॉर्म्स, ओके, आर्ट फॉर्म्स। पिथोरा पेंटिंग वाज अगेन इन न्यूज। ठीक है, कोई गिफ्ट वगैरह कुछ इस तरह से था, उस कॉन्टेक्स्ट में आई थी। जरदोजी भी पढ़ेंगे, अभी आगे आएंगे। तो पिथोरा पेंटिंग क्या है? देखो, जो पेंटिंग्स होंगी, स्पेशली जो फोक पेंटिंग आप पढ़ोगे, एक तो नॉर्मल जो पेंटिंग्स होंगी उसकी आप चर्चा करोगे कि हाँ मुराल है, मिनिएचर है, ठीक है, अजंता एलोरा के ये हो गए, वो हो गए, वो सारी चीजें। फिर आप जब फोक पेंटिंग करेंगे तो फोक पेंटिंग में केवल दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि डिटेलिंग काफी सारी होगी उसमें। ये ध्यान रखो कि पर्टिकुलर जो पेंटिंग है उसका मेन थीम क्या है, एक मोटिव क्या है। मतलब हर पेंटिंग में क्या होगा, जैसे ये पिथोरा पेंटिंग है, इसके अंदर क्या होता है, मेन जो आपको सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कोई भी डिपिक्शन, कहीं पे मछली होगी, कहीं पे मछली मतलब फिश होगी, कहीं पे आपको स्नेक मिलेगा, वैसे पिथोरा पेंटिंग में आपको हॉर्सेस मिलते हैं। ठीक है, ये हॉर्सेस ऑलमोस्ट हर पिथोरा पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप पढ़ रहे हैं स्टैटिक पोर्शन को। ये पिथोरा तो हम करंट के कॉन्टेक्स्ट में कर ही रहे हैं, और कोई पर्टिकुलर ट्राइब है उससे रिलेटेड है, किस स्टेट की है उससे रिलेटेड है, ये सारी चीजें। जैसे सौरा पेंटिंग है तो सौरा ट्राइब है उड़ीसा की, उससे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे आपके भिलाला ट्राइब हैं, ओके, राजपा भील जो ट्राइब्स हैं, तो ये आपको राजस्थान गुजरात वाला एरिया है, वहाँ पे आपकी मिलेंगी। एंड ऑब्वियसली यू हैव दिस मध्य प्रदेश, जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पे ये ट्राइब्स आपकी मिलती हैं। बाबा पिथोरा इज द ट्राइबल डिटी जिनको ऑनर करने के लिए पेंटिंग्स आपकी बनाई जाती हैं। मेन डिपिक्शन हॉर्सेस का इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? आगे आ जाते हैं। चेन्नई होस्ट द आर्ट एग्जीबिशन शोकेसिंग दिस पिछवाई पेंटिंग। तो पिछवाई पेंटिंग कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, क्या है? राजस्थान के अंदर ये काफी पॉपुलर है, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम नाथ द्वारा। नाथ द्वारा जो है श्रीनाथ जी का टेम्पल भी है, काफी फेमस है। ओके, लॉर्ड श्रीनाथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो मेन टेम्पल है वहां पे भी जो डीटी है, मेन डीटी है श्रीनाथ जी, उनके पीछे आप देखेंगे क्लोथ के रूप पे जो कपड़ा आपको दिख रहा है, उसके ऊपर ये पेंटिंग एग्जीक्यूट की जाती है। बेसिकली इट विल बी रिफ्लेक्टिंग द वेरियस लाइफ इवेंट्स ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। तो उसमें आपको काऊ दिखेंगी, ये केले के पत्ते और ये सब वेजिटेशन है ना, हरियाली, ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो दे आर यूज्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ द श्राइन ऑफ द श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी बेसिकली लॉर्ड कृष्णा के इनकारनेशन ही माने जाते हैं। डिपिक्ट द फेस्टिवल सेलिब्रेशन, इन सबको ये दर्शाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ कहाँ पे ये प्रैक्टिस होती है, किस तरह की पेंटिंग है, क्या थीम है। अगेन बेसिक तीन चार पॉइंट। ठीक है, अपने शॉर्ट नोट बनाते रहिए, अदरवाइज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट कि यार ये तो बहुत सारा हो गया, बहुत लेंदी हो गया। अगर आप अपना ही क्लास ले रहे हो, है ना, सो ट्राई टू गो फॉर मेकिंग द शॉर्ट नोट्स। दिस विल हेल्प यू इमेंसली। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, जैसे जैसे आप पे प्रेशर बढ़ेगा, दी शॉर्ट नोट थिंक विल मेक यू कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंट आपको बनाएंगे।
उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। क्लियर। तो ये उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन क्यों चर्चा में आया, ये 2 बार न्यूज में था। इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच थी वहां पे इसको मेंशन किया कि डिबेट चल रही थी कि हाँ डेमोक्रेसी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज से हमने ली है, ये सारी चीजें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आप क्या बात कर रहे हो। ठीक है, अगर आप हजारों साल पीछे जाते हैं तो हमारे जो इस तरह से इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख हैं, उनके ऊपर पूरा का पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, इन इंस्क्रिप्शन पे हजारों साल पहले हमने लिखा हुआ है कि कैसे विलेज जो असेंबलीज हैं बनेंगी या किस तरह से गवर्नेंस होगी बेसिकली। तो इलेक्शन की ये बात करते हैं। क्लियर। कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है दैट हैज बीन देयर इन इंडिया। ओके, फिर बुद्धिज्म और वो सब तो देखेंगे, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये इंस्क्रिप्शन, ये जो शिलालेख है इसकी चर्चा कर रहे हैं। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, उत्तरामेरूर लाइज इन द कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तमिलनाडु में हो गया आपका। इट इज नॉन फॉर इट्स हिस्टोरिकल टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द पल्लवा एंड चोला रूलर। और यहाँ पे एक जो रूलर हैं परांतका वन, उनका जो पीरियड है, रूलिंग पीरियड है, उसकी तरफ इशारा किया गया और परांतका वन ने एक टेम्पल बनाया, ये जो आपको दिख रहा है, दिस टेम्पल इज द वैकुंडा पेरुमल टेम्पल। ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड विष्णु, बट स्टिल एक बार क्रॉस चेक आप करेंगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वैकुंडा पेरुमल जो टेम्पल है यहाँ पे ये आपका उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन है। क्लियर। और यहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन पे, शिलालेख पे क्या लिखा हुआ है, लोकल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ग्राम सभा, जो ग्राम सभा होगी वो कैसे ऑर्गेनाइज होगी, कौन लोग उसके लिए वहां पे उत्तरदायी होंगे, जैसे आज चुनाव होता है ना, इलेक्शन होता है, समथिंग लाइक दिस। तो ये डिटेलिंग इतना वो नहीं है, जस्ट टू मेक यू अवेयर, ओवरऑल चीजों को ध्यान रखें। शॉर्ट नोट में इतनी डिटेलिंग आई डोंट थिंक विल बी पॉसिबल, अगर कुछ पॉइंट लिख सकते हो तो लिख लेना। ये कह रहे हैं कि डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया विलेज में सेल्फ गवर्नेंस कैसे होगी, जैसे आज पंचायत और ये सब चीजें चलती हैं। हाउ द असेंबली शुड रन, कैसे रन करेगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी मेंबर्स की। ओके, व्हाट शुड बी द प्रोसेस टू इलेक्ट द मेंबर्स, हाउ अ मेंबर वुड बी डिस्क्वालिफाइड। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो यही चीजें हैं, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में लिखी हुई हैं, लेकिन अगर बेसिक बेसिक देखोगे, फंडामेंटल आइडिया। ठीक है, व्हाट इज द फंडामेंटल आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, मतलब पीपल हैव द डिसाइडिंग पावर, लोगों के पास में डिसाइडिंग पावर है कि हमें कैसे रूल करना है, कैसे नहीं करना है। ओके, सो अल्टीमेटली पीपल, ओके, आर द हैव दिस अल्टीमेट अथॉरिटी, लोगों के पास वो अल्टीमेट अथॉरिटी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे भी देखने पे यही लग रहा है, जैसे आप देखेंगे एज 35 से 70 होनी चाहिए, नॉलेज का कुछ क्राइटेरिया बना दिया, लैंड ऑनरशिप का क्राइटेरिया बना दिया, डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया बना दिए, थेफ्ट, अडल्ट्री, अल्कोहल कंजम्पशन, किलिंग ए ब्राह्मण एटसेट्रा। ठीक है, अगर इससे चीजों से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आउटकास्ट किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये वाली जो डिटेलिंग है, यू डोंट नीड टू पुट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, मेंस में जरूर आपको हेल्प कर सकती हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, उत्तरामेरूर इंस्पेक्शन कहाँ पे है, ये कौन से टेम्पल के ऊपर आपका है, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। ओके, कौन से राजा ने बनवाया, किस समय का है, वी आर टॉकिंग अबाउट द 10th सेंचुरी, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स अगो। फिर आ जाते हैं 10th सेंचुरी कदम्बा इंस्क्रिप्शन। कदम्बा इंस्क्रिप्शन एक मिला 10th सेंचुरी का, अगेन 1000 साल पुराना हो गया। ये गोवा में हमें मिला है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ चीजें डिस्क्रिप्शन में हमें मिली हैं, स्पेशली कदम्बाज के बारे में। तो एंशंट इंडिया में अगर आप कदम्बाज के बारे में पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं। ओके, वेन एवर यू रीड अबाउट दोज दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी, ट्राई टू बी ए बिट मोर फोकस्ड और केयरफुल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बेसिक आइडिया यहाँ पे हम लें, गोवा के जो कदम्बाज हैं, ठीक है, इन्होंने 10th से 14th सेंचुरी तक रूल किया। अगर आप इनका रूल देखते हो तो ये जो होयसालाज है साउथ में, और फिर ऊपर अगर आप देखेंगे यू हैव दिस वेस्टर्न चालुक्य, इनके बीच के अंदर आपको ये कदम्बा दिखते हैं। सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज देयर, गोवा और आसपास का जो एरिया है यहाँ पे आपको ये मिल रहे हैं। ठीक है, 11 से 10 to 14 सेंचुरी तक इन्होंने रोल किया। They took over the territories of the Shilaharas and ruled them at first from the चंदौर, चंदौर से किया, और फिर इन्होंने अपना जो कैपिटल बनाया गोपक का पटना। ओके, ये जो गोपक का पटना है, ये अपने आप में बहुत फ्लॉरिश हुआ, बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग सेंटर बना। क्लियर, पोर्ट आपका ये बना, जिसको शस्ता देवा, किंग शस्ता देवा ने कंक्योर किया गोवा, तो पोर्ट गोपक का पटनम और
ये नाम याद रखने हैं, जो हाईलाइट हो रखा है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। थोड़ा रटने वाली चीज है, मेमोराइज करने वाली चीज है, बट स्टिल अगर क्वेश्चन पड़ जाता है तो बिल्कुल ही बाउंसर होगा। अगर आप सोचते हैं कि स्टैटिक पोर्शन में मुझे कुछ पढ़ के मिल जाए, ठीक है, तो उसके लिए फिर इतनी गहन स्टडी एक अलग ही हो गया कि आप एक ही सब्जेक्ट कर लो, बाकी रहने दो। लेकिन ये करंट में न्यूज़ में एंड यू आर समवेयर अवेयर अबाउट दीज काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू डील विद दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। पोर्ट गोपक्कापट्टनम है, पारदीप द्वीप, तो ये इन्होंने कंक्योर किया, इस पे कब्जा किया, जीता इनको। ठीक है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द साउथ कोंकण टू हिज किंगडम मेकिंग गोपक्कापट्टनम हिज सब्सिडियरी कैपिटल। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे किंग होते हैं, उन्होंने जो है अपना और एक्सपेंशन यहाँ पे किया। जैन संस्कृत टेक्स्ट है, वहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ हिज कैपिटल एंड द पोर्ट गोपक्कापट्टनम जो है, उसका मेंशन है कि कैसे ये जो पोर्ट था गोपक्कापट्टनम का, इसके जो ट्रेडिंग रिलेशन थे वो विदेशों से भी थे, जैसे श्रीलंका का मेंशन है, जंजीबार है, बंगाल, गुजरात है। ओके, तो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब इसका ये लेन देन था, ट्रेड था, कमर्शियल सिटी था, ट्रेडिंग हब रहा लगभग 300 साल तक। ये सोने के सिक्के इन्होंने इशू किए थे, कदमबाज ने, गोल्ड कॉइन्स है जो इन्होंने इशू किए थे। ठीक है, अब ये जो 10th सेंचुरी का यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है इनको, सदर्न गोवा में एक जगह है, यू हैव दिस काकोडा, वहां पे ये इंस्क्रिप्शन मिला है जिसके अंदर एक तरह से महिमा मंडल है। यू हैव दिस कदम्बा के जो रूलर हैं, शस्ता देवा। ओके, तो उनका यहाँ पे मेंशन है। बेसिकली यू नीड टू नो अबाउट दिस कदम्बाज एंड ऑल। ठीक है, एक इसके अंदर पूरा जो डिस्कशन था, वहां पे एक वर्ड यूज होता है कि जो कदम्बा हैं उन्होंने ब्रह्मपुरीज जो हैं उनको भी काफी ज्यादा पेट्रोनाइज किया, उनको संरक्षण दिया, उनको बहुत बढ़ावा दिया। किनको? ब्रह्मपुरीज। तो ये ब्रह्मपुरीज क्या है? ब्रह्मपुरीज आर बेसिकली द एंशियंट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है, प्रीलिम्स में एक वर्ड देखे उसका मतलब पूछ लेता है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं अभी ट्रेंड में। So in that particular context, you should be aware about this particular word, Brahmapuris. These were the ancient universities run by the Brahmins, where Veda, astrology, philosophy, medicine, and apart from the Indian scriptures, you will see इंडिया के स्क्रिप्चर्स के अलावा भी वहाँ पे और इनको भी स्टडी कराया जाता था। साइंस के सब्जेक्ट हैं वो भी वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। सुंदरवन में टेम्पल है और इसकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टेम्पल। यू विल सी बेसिकली काइंड ऑफ ओडिशा बेस्ड नागरा स्टाइल ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो क्यों ये न्यूज़ आई थी, कॉन्टेक्स्ट में बता दूं। कॉन्टेक्स्ट केवल आपको चीज़ों को याद रखने के लिए, समझने के लिए, कहीं इनडायरेक्ट रिलेशन आ जाए क्वेश्चन में, उसके लिए होता है। आप अपने नोट्स में यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जतार दियोल। ओके, जतार दियोल शुड बी योर हेडिंग। कॉन्टेक्स्ट यही है कि यहाँ पे जो इरोजन हो रहा है, ये जो विंड इरोजन है उसकी वजह से ये काफी ज्यादा इरोड होता जा रहा है। ठीक है, उसको लेके इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि क्या हम यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव बैरियर लगा सकते हैं जिससे हम इसको, हमारा जो 11th सेंचुरी का ये बेसिकली शिवा टेम्पल है ना, इसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। वेस्ट बंगाल में आपका लोकेटेड है शिवा टेम्पल, ये है जतार दियोल, ऑल्सो कॉल्ड द टावर टेम्पल, इज द टालेस्ट स्टैंडिंग टेम्पल इन द सुंदरबन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर मोनी। मोनी रिवर के बैंक्स पे आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, इसका टावर जो है कर्वीलीनियर दिखेगा। कहीं ना कहीं जो आप आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर जब पढ़ेंगे, यू विल सी कर्वीलीनियर जो शिखर होते हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच इज बेसिकली फॉलोड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो कर्वीलीनियर टावर है, नागरा ऑर्डर ऑफ द उड़ीसा टेम्पल से मिलता है। अब आपको क्या करना है, अगेन दैट स्टैटिक पार्ट, जब आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो, उड़ीसा का जो आर्किटेक्चर है उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। दो आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग द बेसिक फीचर्स हियर फॉर श्योर, लेकिन आप जब पढ़ेंगे उसको तो बहुत अच्छे से ध्यान से उन चीजों को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, रीजन आपको पता चल ही गया। एएसआई की वेबसाइट इस जतार दियोल के बारे में कुछ चीजें मेंशन करती हैं। ओके, यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला, शिलालेख मिला, जिससे जो है चीजें की गई है बाई वन राजा जयता चंद्र to have been issued in the 1975. The base of the temple has suffered the damage because of hydraulic action, air salinity। बहुत ही चैलेंजिंग यहाँ पे है। ठीक है, सलाइन है, ब्रकिश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर है नहीं।
सुंदरबन वाला एरिया है, तो उस वजह से इन्होंने लिखा हुआ है। While the temple is 98 feet high, this is huge, 98 feet high. Archaeologists said that erosion जो है उसकी वजह से on the outer wall up to a height of the 15 feet तक आपको दिख रहा है। एंशियंट टेराकोटा टेम्पल ये है आपका। ओके, टेराकोटा मीन्स द बैक्ड क्ले, है ना, उसको टेराकोटा हम कहते हैं। द इंक्रीज इन द एयर सेलिनिटी इज ग्रेजुअली इरोडिंग द आउटर वॉल ऑफ द जतार्दु वॉल, इसलिए इसको प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन, कंजर्वेशन करने की मांग उठ रही है। ओवरऑल अगर आप देखोगे जो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है नॉर्दर्न इंडिया में फॉलो होती है, उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आप देखेंगे। ओके, विथ माइनर वेरिएशन यू विल सी इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया थोड़ा सा अलग है, जैसे सोलंकी डायनेस्टी और देलवाड़ा टेम्पल, इनको देखते हैं। बट ओवरऑल बेसिक फीचर नागरा ही है। सिमिलरली यू विल सी इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, स्पेशली उड़ीसा के अंदर जाते हैं, कलिंगा जो आर्किटेक्चरल स्टाइल आप पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो कि कहीं ना कहीं नागरा स्टाइल ही है, थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो वही कर्विलीनियर शिखर है, वही मंडप यहाँ पे आ रहा है, यू हैव दिस जगती एंड ऑल। शिखर जो है बस यहाँ पे नाम डिफरेंट है। ये जो शिखर है जिसको हम मंदिर का शिखर कहते हैं, उसको यहाँ पे दियोल कहा जाता है उड़ीसा के अंदर। ओके, और थोड़ा सा एकदम से ये वर्टिकल जा रहा है, एकदम वर्टिकल जाएगा फिर थोड़ा सा कर्व करेगा, जबकि नॉर्मली जो है कर्व होता हुआ ही आता है, लेकिन उड़ीसा वाले में ये आपका थोड़ा दिखता है। क्लियर? देन वी हैव दिस रेखा दियोल। ओके, इन जनरल शिखर को दियोल कहा जाता है। दियोल्स आर प्रिसीडेड एज यूजुअल बाय द मंडपास, मंडप को जगमोहन का नाम दिया है इन्होंने। उड़ीसा टेम्पल में बाउंड्री वॉल होती है जो जनरली नागरा स्टाइल में नहीं है, एक इनका थोड़ा सा वेरिएशन हो गया। देन यू हैव दिस रेखा दियोल, टॉल स्ट्रेट बिल्डिंग लुकिंग लाइक ए शिखरा। तो ये जो मेन शिखर है इसके लिए वर्ड यूज किया है इन्होंने रेखा दियोल। रेखा दियोल के जस्ट नीचे क्या होगा? गर्भगृह, सेंक्टम सेंक्टोरम, वेयर द मेन डिटी विल बी प्लेस्ड। शिवा टेम्पल है तो शिवलिंग होगा, और किसी दूसरे देवता का है तो उनकी डिटी वहां पे होंगी। पीढ़ा दियोल इज द मंडपा, तो मंडप के लिए पीढ़ा दियोल वर्ड यूज कर रहे हैं। देन यू हैव दिस खकरा दियोल, ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है, पिरामिडिकल शेप में आपकी दिखती है। फाइन, ये कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल की बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। स्टैटिक पोर्शन अपना पढ़ रहे हो, अच्छे से इसको पढ़ना। क्लियर? तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है ब्लैंक हो आप, क्योंकि बेसिक चीजें आपको बता दी, पढ़ोगे फटाफट से हो जाएगा, मुश्किल से 10 मिनट आपको लगेगा। तो इसको बैकलॉग में मत डालना। जैसे ही ये सेशन करते हो, जो भी मैं पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ कि हाँ इंडस वैली पढ़ लेना, या आप पढ़ लेना, इसमें से पेंटिंग में आपको प्री हिस्टोरिक पढ़नी है, उनको नोट करते रहो। और क्लास होती है 1 घंटे की, उसके बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा और लगा दो। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे, और यही तरीका है टू गो इन द राइट डायरेक्शन। क्लियर? न्यूज है, लैंड माफिया ने डैमेज किया एंशियंट फोर्टिफाइड सिटी ऑफ शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ जो है ये एंशियंट सिटी है, हजारों साल पुरानी ये सिटी है, मोर देन 2000 ईयर्स ओल्ड ये आपकी सिटी है। इसके पास में अब हो क्या रहा है? भू माफिया जो है, ठीक है, भू माफिया जो है, यू हैव दिस, दे हैव एक्चुअली एनक्रोच्ड इन द एरिया ऑफ दिस एंशियंट सिटी इन द भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के आउटस्कर्ट्स पे है, तो ये आपकी एंशियंट सिटी है। और आप देखोगे, देखो लोगों ने यहाँ पे घर बना दी, ठीक है, घर बना रखे हैं बिल्कुल अड़ा के। तो इस एरिया को एनक्रोच कर दिया आपने, बगल में कॉलोनी बसा दी, और हमारे पास में ये जो हमारा एंशियंट हेरिटेज, ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क आपका क्रिएट हो गया है। दिस सिटी हैज सर्वाइव्ड ओवर 2600 ईयर्स, और ये बिल्कुल भुवनेश्वर के बाहर वाले एरिया में ही है। अर्बनाइजेशन होता है तो एक्सपेंशन होता है, ठीक है, आसपास की जो भी जमीनें हैं लेना शुरू होती है, जहाँ एग्रीकल्चर है बिल्डिंग बन जाएगी, फॉरेस्ट है कट के एग्रीकल्चर होना शुरू होता है, ये सारी चीजें चलती हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बट दिस थिंग इज नॉट अ काइंड ऑफ गुड साइन इंडीड। इसको लेके हिंदू ने न्यूज कवर करी थी। बेसिक चीजें इसमें ध्यान रखनी है कि हाँ, ये शिशुपालगढ़ जो है, क्या इस तरह की कोई हमारी सिटी थी, वर्ल्ड सिटी थी तो आज प्रेजेंट डे में कहाँ पे है? तो ये आपका 5th सेंचुरी बीसी से आपका 4th सेंचुरी तक ये फ्लोरिश रहा। ऑलमोस्ट 900 ईयर्स तक ये फ्लोरिश रहा, मतलब आज से 2500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो डिफेंस इसका सेटलमेंट है, इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने यहाँ पे चारों तरफ वॉल बना रखी है। क्लियर? तो बेसिकली ये फोर्टिफाइड सिटी हुआ करती थी, जिसके अंदर ये जो बाहर कोई भी एनिमी है उससे अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में लेते थे। तो ये एक तरह का वाटर फोर्ट है, जल दुर्ग जिसको कहते हैं वो है। एक तो जल दुर्ग है, मान लो कोई आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड तक आपको अटैक करने के लिए इतना आसान नहीं है, आपको बोट से जाना होगा, शिप से जाना होगा, देन यू विल बी एबल टू अटैक दैट। तो वो जो वाटर है चारों तरफ,
इससे घिरा हुआ जो आपका फोर्ट है वो जल दुर्ग हो गया। वो जो जल दुर्ग है उसके लिए इन्होंने वर्ड यूज किया है अंतरद्वीपा, आइलैंड फोर्ट। लेकिन ये जो शिशुपालगढ़ है ये क्या था, स्थल दुर्ग था, लैंड फोर्ट। लैंड फोर्ट था लेकिन चारों तरफ वाटर से आपका घिरा हुआ था। क्लियर? शिशुपालगढ़ was based on the स्थल दुर्गा concept as we can find the remains of the river गंधावती, रिवर गंधावती जो थी, जिसको आज के समय पे गंगू नाला के नाम से भी जानते हैं, विच इज नाउ फेमस एज ए गंगू नाला। उस समय पे अच्छी रिवर हुआ करती थी। वो चारों तरफ से इसको एक तरह से होता है ना, मोट हमने क्रिएट कर दिए, स्मॉल खाई क्रिएट कर दी है, डिचेस क्रिएट करती हैं जिसमें बहुत सारा पानी होगा। अगर कोई जाना चाह रहा है फोर्ट में, एंट्री करना चाह रहा है, इतना आसान नहीं होगा। यू विल हैव टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर वाटर डिच। ठीक है। ओल्ड कनिंगन कलिंगा आर्किटेक्चर का एक तरह का पार्ट है। काफी सारे गेट्स इसमें मिले हैं, काफी सारा यहाँ पे एक्सकेवेशन का पोटेंशियल है। बहुत सारी नई चीजें हमें जानने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मकान बन के कॉलोनी कट जाएगी, बिल्डर्स अपने बिल्डिंग बना देंगे, हाउ डू वी सपोज टू नो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, चलिए। 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा फाउंड इन द उड़ीसा जाजपुर। उड़ीसा के जाजपुर के अंदर लगभग 1300 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूप यहाँ पे इनको मिला है। गेटिंग दिस? Do we have something which you should remember regarding this stupa thing which they found in the Odisha? पराभेदी विच इज सिचुएटेड नियर ललिता गिरी, ओके, जो कि एक मेजर बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है, तो इसके पास आपका मिला हुआ है। काफी सारे यहाँ पे स्तूपा और मोनेस्ट्री मिल रहे हैं। सो अगेन द सेम थिंग, सेम स्ट्रेटेजी विल अप्लाई हियर। स्तूपा जब आप पढ़ रहे हो, अगेन आर्किटेक्चर का ही पार्ट है, ठीक है, तो स्तूपा जब आप पढ़ोगे यू शुड बी नोइंग दिस कि हाँ, स्तूपा का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है सांची स्तूप का आप सब जानते ही हैं। तो स्तूपा का जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है या फिर वैदिक कॉन्सेप्ट है? तो कॉन्सेप्ट तो वैदिक है। वेदास में मेंशन है स्तूपा, जहाँ पे जो भी मॉर्टल रिमेन्स है उनको रखा जाता है, फिर जो भी हैं उनको एक तरह से रिवीर किया जाएगा, पूजा जाएगा, इस तरीके से। फाइन। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया बुद्धिज्म ने। क्लियर? तो ये बेसिक आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं इसके, इसको आप पढ़िएगा जरूर। बरियल माउंट्स ये होते हैं। अशोका के समय पे काफी सारे स्तूपा बने, लेकिन उससे पहले भी स्तूपा बनते थे, इतने लार्ज स्केल पे कभी नहीं बने। अशोका के बाद या मौर्यन पीरियड के बाद भी काफी सारा एडिशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अलग अलग डायनेस्टी ने अलग अलग एडिशन अपना किया हुआ है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्तूपा के, ये हमने मेंशन किए हुए हैं। इनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल, अगेन वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, आपको डिटेल में पढ़ना है। बेसिक बेसिक नॉलेज आपको मैंने यहाँ बता दिया है। सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग्स इन द केलादी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई। ठीक है, नॉर्थ वर्सेस साउथ का एक डिवाइड क्रिएट करने का भी प्रयास किया गया। ठीक है, अब इसमें स्टैटिक पोर्शन में क्या पढ़ना है उसको पहले मार्क कर लो, फिर इस टॉपिक पे आते हैं। आपको संगम एज बहुत अच्छे से पढ़ना है। संगम एज के बारे में ज्यादा अगर आपने एंशंट इंडिया के लिए यू हैव दिस आर एस शर्मा वाली पुरानी एनसीईआरटी फॉलो की है या उनकी बुक फॉलो की है, तो उसमें कितनी डिटेलिंग है आई एम नॉट अवेयर। तमिलनाडु वाली जो एनसीईआरटी है उससे उसको कवर कर लेना। ठीक है, एक टॉपिक कवर कर लेना, पूरी किताब लेके मत बैठना, अभी वो टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये आपको करना है। क्लियर? संगम एज आपको पढ़ना है, मार्क कर लीजिए अच्छे से। संगम पीरियड वो पीरियड था, यू हैव दिस समवेयर अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी टू 3rd 4th सेंचुरी एडी का समय, जहाँ पे काफी सारा लिटरेचर और ये सब आपका आया। तो ये जो पीरियड है इसको संगम एज कहते हैं, और उस समय के बारे में काफी सारी हमें नॉलेज देता है। एक काफी फ्लॉरिशिंग पीरियड माना जाता है लिटरेचर के हिसाब से भी। तो यहाँ पे ये केलादी जो है, यहाँ पे एक्सकेवेशन हुई। ठीक है, यू हैव दिस केलादी नियर बाई मदुरई के पास में आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जब इन्होंने एक्सकेवेशन किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी था और तमिलनाडु का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी था। दोनों ने मिलकर जब यहाँ पे इसका सर्वे किया एक्सकेवेशन के आधार पे, यहाँ पे ये हमें पता चला कि ये जो संगम एज है ये और पुराना है, 3rd सेंचुरी बीसी से नहीं है, और पुराना है। क्लियर? और कहीं ना कहीं इसने इशारा किया कि केलादी आर्किटेक्ट्स, ओके, have led academics to describe the site as a part of the वैगई वैली civilization। वैगई वैली सिविलाइजेशन का ये पार्ट हो सकता है, तो यहाँ पे इससे इसको रिलेट किया गया। और इसके जब वैगई वैली सिविलाइजेशन की पार्ट हुई तो कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैगई वैली सिविलाइजेशन दोनों का कंपैरिजन शुरू हो गया। फिर यहाँ पे जो मेन कोई ऑफिसर थे उनका ट्रांसफर होता है और फिर ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है। तमिलनाडु की तरफ से ये एलिगेशन आते हैं कि गवर्नमेंट जो है
तमिलनाडु का जो पास्ट है उसको बाहर नहीं आने दे रही है, अंडर प्ले कर रही है, दबा रही है, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। लेकिन हमें तो ये ध्यान रखना है कि हाँ, केलादी दिस लोकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसमें आपको ध्यान रखनी है जो संगम एज के अंदर जो मेजर एक्सकेवेशन साइट्स हैं उनको ध्यान रखना है। सो केलादी विल बी हियर इन दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट नहीं रटना है आपको, हाँ तमिलनाडु वाले जो बच्चे स्टेट पीसीएस देंगे वो आप रट लीजिए, बाकी तो स्टेट ही याद रखो यार, है ना, क्योंकि एक लिमिट है कितना हम कर सकते हैं। केलादी अभी हमने पढ़ा है, लोकेटेड इन द शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट। आपको ये डिस्ट्रिक्ट याद नहीं करना है, आपको तो ये ध्यान रखना है तमिलनाडु का है। दिस विल बी समवेयर हियर। ये जो है वैगई रिवर के पास में एक अर्बन सेटलमेंट यहाँ पे हुआ करता था, संगम एज का ये सेटलमेंट था। ये पॉइंट हो गए, अर्बन सेटलमेंट, संगम एज, वैगई रिवर, ये तीन फैक्ट हमारे को मिल गए, एंड दिस नेम केलादी, ठीक है। देन वी हैव शिवगलाई। ये आपका अगेन यहाँ पे मेगालिथिक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आपके मिले हैं, पाषाण जो युग है उसकी सभ्यता के हमें यहाँ पे अवशेष मिल रहे हैं। दिस इज द विलेज, ओके, इन द तूतीकोरिन, तूतीकोरिन में आ जाएगा आपका, एक्सक्यूज मी, समवेयर हियर। आदित्यनालूर मुझे याद आ रहा है 2020 के बजट में भारत सरकार ने कुछ अनाउंस किया था, उस समय पे भी इसका जिक्र था। हालांकि ये वन ऑफ द एक्सकेवेशन साइट है, संगम एज की आयरन एज जो बरियल साइट यहाँ पे मिलती है। 1500 बीसी से इसके एग्जिस्टेंस के प्रमाण हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। देन यू हैव कोदू मनाल, ओके, कोडू मनाल इज समवेयर हियर। ये कर्नाटक से इसका बॉर्डर लग गया है, यहाँ पे आपका कोडू मनाल आ जाएगा। एंशियंट ट्रेड सिटी आपकी रही, कोदू मनाम इसको कहा जाता है, या फिर संगम लिटरेचर के अंदर इसके लिए एक वर्ड यूज किया है, पथी थ्रू पथू, डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस बट यू शुड बी राइटिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट याद नहीं करने हैं, अगेन लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दीज थिंग्स। इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत सिंपल है, चारों के इनके नाम याद रखने हैं, और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग है वो ध्यान रख लीजिए। इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द नोयाल रिवर, जो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, काफी सारे फैक्ट यहाँ पे आ गए, स्पेशली केलादी और कोडू मनाल को लेके। और अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं इतनी डिटेलिंग स्टैंडर्ड, एटलीस्ट एनसीईआरटी में वो डिटेलिंग अगर हमें नहीं मिल रही है, सो देर विल बी अगेन दिस काइंड ऑफ हुआ कि पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, दूसरी किताब पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो सारी चीजें। संगम एरा साइट एक और न्यूज में रही, ओके। ये था आपका पोर पनई कोट्टई, ओके, दिस इज द नेम, पोर पनई कोट्टई। और ये जो है अगेन मदुरई के पास ही सिचुएटेड है, समवेयर नियर मदुरई और तंजावुर के बीच में है। ये पुदुकोट्टई जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अगर मैं मार्क कर दूं, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर है संगम एरा से जुड़ी हुई साइट है, तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। क्या यहाँ पे इनको मिला है? यहाँ पे इनको मिला है 13th एज ऑफ द फोर्ट टू बी अराउंड 13th-14th सेंचुरी के अराउंड का एक फोर्ट यहाँ पे इनको मिला है, फोर्ट एरिया में टेम्पल वगैरह ये सब आपका मिल रहा है। You just need to remember the name of this particular site, and this is related to the Sangam era situated in the Tamil Nadu. That's all. ठीक है, बाकी स्टैटिक पोर्शन का मैंने आपको पहले भी बता दिया, उसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन के काफी सारे टॉपिक आपको मेंशन किए गए हैं आर्ट एंड कल्चर में। व्हाई आई एम डूइंग दिस? क्योंकि यार पॉलिटी है तो पॉलिटी तो पूरा पढ़ के ही जाओगे, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं 1% भी, ठीक है। इकोनॉमी है तो इकोनॉमी पूरा पढ़ के ही जाओगे। ज्योग्राफी है वो बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीजें आप पढ़ के जा रही हो, ओशनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, वक्त क्लियर है। एनवायरमेंट है उसमें भी वो पढ़ रहे हो, लिमिटेड सिलेबस है, मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन उन मेजर सब्जेक्ट कैसे हैं? मेजर सब्जेक्ट मतलब उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 15-15, 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द आर्ट एंड कल्चर? थोड़ा सा डाइसी है सर, 800 पेज है, कैसे पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन तो आ रहे हैं। ओवर द ईयर्स थोड़ा सा बढ़ भी गया है वेटेज, तो इसलिए आपको ये जो स्टैटिक पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया जा रहा है कि आपका काम आसान हो जाए, आपकी प्रिपरेशन ईजी हो जाए, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्ट। चलिए, सो नो आइडल्स नो आर्म्स, द पट्टानम मिस्ट्री, ये एक बहुत ही यूनिक इंटरेस्टिंग सा केस है। केरला के अंदर एक एक्सकेवेशन हुआ, केरला में ये एक्सकेवेशन हुआ, एंड आपको यहाँ पे ये जो साइट है ये याद रखनी है, मुजिरिस, है ना, ये एक पोर्ट आपकी सिटी हुआ करती थी काफी पॉपुलर उस समय पे, मुजिरिस। और उसी का ये जो इससे रिलेटेड जो सिविलाइजेशन है,
है ना, उसी का एक पार्ट है पुत्तानम। पुत्तानम इज सिचुएटेड इन द केरला। ओके, आर्कियोलॉजिकल साइट है, और कहीं ना कहीं ये जो मुजरिस है उसी का पार्ट है ना। ये जो पोर्ट सिटी आपको यहाँ पे दिख रही है मुजरिस, इसका पूरा कनेक्टिविटी आपको दिखेगी। यू हैव दिस अक्रॉस द ग्लोब, है ना। बहुत अच्छा लेन देन ट्रेड होता था उस समय पे, एंशियंट टाइम पे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द ग्रीको रोमन क्लासिकल एज, जिस समय पे एंशियंट साउथ इंडिया डायरेक्ट जो है ग्रीक सिविलाइजेशन के कनेक्ट के अंदर आया। एक्सकेवेशन में अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, केवल 1% साइट को हमने एक्सकेवेट किया है, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही हैं। ये कह रहे हैं कि देखो वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन नहीं था, किसी तरह का वहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं था, ठीक है। काफ़ी सारे कमर्शियल एक्सचेंजेस होते थे, उसके एग्जाम्पल है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमें मिले हैं एक्सकेवेशन के अंदर बिलोंगिंग्स टू द लिटोरल रीजन ऑफ द मेडिटेरेनियन, नाइल रिवर, ठीक है, रेड सी, वेस्टर्न ईस्टर्न इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, यहाँ की बिलोंगिंग्स, वस्तुएं हमें यहाँ पे मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मुजरिस जो है इसका पूरे अक्रॉस द ग्लोब किस तरह से लेन देन रहा होगा। क्लियर? सो दिस थिंग इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। रिसेंट फाइंडिंग्स इंक्लूड द सील ऑफ द स्फिंक्स। ये आपको दिख रहा है, स्फिंक्स एक माइथोलॉजिकल जो है क्रीचर माना जाता है, नेटिव टू द एंशियंट ग्रीक सिटी ऑफ द थेब्स, जो आज प्रेजेंट डे इजिप्ट के अंदर है। ये भी हमें यहाँ पे मिल रही है, मतलब इनका लेन देन रहा होगा किसी न किसी रूप में। एग्जिस्टेंस ऑफ ए थ्राइविंग अर्बन सेंटर फ्रॉम 5th century BC टिल 5th century AD, मतलब अगेन 2500 ईयर्स बैक अगर हम जा रहे हैं, आज से 2500 साल पहले जा रहे हैं, वहां से अर्बन सेंटर अपना रहा और अपने पीक पे रहा। क्लियर? ये टाइम स्पैन हो गया इसका। मुजरिस, पट्टानम, दीज आर द लोकेशंस, ओके, एरियाज विच यू शुड रिमेंबर, कौन से पीरियड से, किस जगह से, किस कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है। पट्टानम, दिस आयरन एज एंड पोस्ट आयरन एज साइट वाज आल्सो bereft ऑफ द सोफिस्टिकेटेड वेपनरी, यहाँ पे नहीं मिलती है। जबकि उसी पीरियड के अगर फॉरेन के अंदर इस तरह की लोकेशन साइट्स हम देखते हैं, तो वहां पे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपनरी देखने को मिलती है। एक और खास बात पट्टानम की रही कि यहाँ पे हमें जो बोरियल्स मिल रहे हैं सेकेंडरी नेचर के मिल रहे हैं। सेकेंडरी नेचर के बरियल में क्या होता है, प्राइमरी बरियल होता है, डायरेक्ट जो डेड बॉडी है उसको बरी कर दिया। सेकेंडरी जो बरियल्स होते हैं, सेकेंडरी नेचर के जो बरियल होते हैं, पहले आप डेड बॉडी का क्रिमेशन करेंगे, ठीक है, फिर उसके जो रिमेन्स हैं उनको बरी करेंगे। ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, कॉपर प्लेट्स ब्रिंग इनटू फोकस शीला भट्टाइरिका। ओके, तो ये एक प्रिंसेस हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है। ये जो कॉपर प्लेट मिली है, वराह सील बेसिकली मिली है, ठीक है। ये जो हमें मिला है वराह सील, एक तरह का जो वाइल्ड बोर होता है, जंगली सुअर, वो वाली ये सील है। चालुक्य रूलर्स की ये सील हुआ करती थी। तो कॉपर प्लेट पे हमें वो सील यहाँ पे मिली है, और उसको लेके डिबेट है इनके बारे में। ये जो प्रिंसेस हैं, शीला भत्तारिका, शीला भत्तारिका, ओके, दिस इज द नेम ऑफ द प्रिंसेस, जिनको माना जाता है कि ये चालुक्यन प्रिंसेस थी, पॉसिबली द डॉटर ऑफ द पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन सेकंड वही हैं जिन्होंने हर्षवर्धन का जो पूरा विजय अभियान था उसको रोक दिया था, ठीक है। उनका यू हैव दिस बैटल, नर्मदा वाला जो बैटल हुआ था 7th century में, 618 CE, उसके अंदर हर्षवर्धन को डिफीट किया था, हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज। तो ये वही पुलकेशिन द्वितीय हैं जिनकी डॉटर शीला भत्तारिका है। पहले ये माना जाता था कि शीला भत्तारिका जो है, शी लिव्ड इन द 7th century, ओके, मतलब शी लिव्ड इन द 8th century। पहले ये परसेप्शन था कि 8th century में रही थी और कोई राष्ट्रकूल रूलर हैं उनकी ये वाइफ थी, या इस तरह से कुछ था। अभी थोड़ी सी क्लैरिटी आई है आफ्टर दिस पर्टिकुलर वरा सील, और जो भी इनकी यहाँ पे जो भी इंस्क्रिप्शन है इन कॉपर प्लेट के ऊपर, जो भी इंस्क्रिप्शन है उससे इनको क्लैरिटी आई है कि हाँ नहीं, शीला भत्तारिका वाज द चालुक्यन प्रिंसेस एक्सेट्रा। फ्रेश एक्सकेवेशंस रिवील प्री मॉडर्न एरा साइन, दिल्ली का पुराना किला, ठीक है, देखा होगा, सुना होगा नाम। यू हैव द शेर शाह सूरी, हुमायूं, ओके। तो दिल्ली का जो पुराना किला है, ये एक्सकेवेशन में काफी चर्चा में है, दिस इज द थिंग। क्लियर? और इसको जो है, यहाँ पे जो एक्सकेवेशन चल रहे हैं, उन एक्सकेवेशन से हमें ये पता चल रहा है, क्योंकि देखो अभी तक ये माना जाता था कि जो पुराना किला है, ये जो प्रेजेंट डे में जिस तरह से दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसको शेरशाह सूरी ने बनाया, फिर मुगल एम्परर हुमायूं ने भी कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक्सकेवेशन इसके अंदर करने पे हमें ये पता चला कि इसके अंदर तो कंटिन्यूअस हैबिटेशन है,
ठीक है, मतलब शेर शाह सूरी ने जब ये किला बनाया है उससे पहले से ही यहाँ पे कंटिन्यूअस लिविंग रही है। हिस्ट्री ऑफ द सिटी सिंस द प्री मौर्यन एरा, मतलब मौर्यन एम्पायर के पहले से लोग वहां पे रह रहे हैं। कैसे पता चला? ये जो पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री है, ओके, ये 1200 टू 600 बीसी की है। क्लियर? तो मौर्यन एरा से भी पीछे चला गया, बुद्धिज्म से भी पीछे चला गया, उस पीरियड से लोग यहाँ पे कंटिन्यूअसली रह रहे हैं। और समवेयर यू विल सी कि हाँ कई बार महाभारत से इसको लिंक किया जाता है। पुराना किला वाला जो ये साइट है, इसको ये भी कहा जाता है कि ये जो ओरिजिनल इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। महाभारत जो एपिक है, महाभारत की कहानी है, वहां पे आप देखेंगे कि हस्तिनापुर इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी कौरव पांडव की। फिर आपने देखा कि चीजें अलग हुई और फिर इस तरह से हुआ, तो फिर पांडवों ने अपनी इंद्रप्रस्थ बनाई, जो आज प्रेजेंट डे दिल्ली माना जाता है, इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया। तो ये जो पुराना किला की साइट है, कुछ लोग इसको मानते हैं कि दिस इज द साइट ऑफ द एक्चुअल इंद्रप्रस्थ जो महाभारत के समय पे था। अब वाकई में है नहीं है वो एक अलग बात है, बट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बिलीफ, ओके, इट हैज बिकम अ वेरी वेरी you can say a very attractive point for the all the archaeologists and all, and our गवर्नमेंट की तरफ से भी वो पुश है कि हाँ आइडेंटिफाई करो। ये आई थिंक G20 था या कोई मेजर एक समिट थी, उस समय पे भी काफी चर्चा में रहा था। हम्म। क्या यहाँ पे मिल रहा है? देखो, न्यू एक्सकेवेशन हैव आल्सो फाउंड रिमेन्स ऑफ अ 900 ईयर ओल्ड वैकुंठ विष्णु। ये वैकुंठ विष्णु का स्टेचू है। गजलक्ष्मी आपको मिल रहे हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है? ये पुराना किला किस किस तरह से यहाँ पे प्री मॉरियन, ये वाला जो पीरियड हमने बात की है 1200 600, ये लिखना है। पुराना किला के बारे में शेरशाह सूरी हुमायूं, ये आपको लिखना है। क्लियर? एंड यू हैव दिस प्रिंटेड ग्रेवियर मिले हैं, तो कौन से हैं? महाभारत से रिलेटेड है तो बिना लिखे भी याद रह जाएगा। ठीक है। गुप्ता पीरियड से आपका ये गजलक्ष्मी वाला हमें ये मिल रहा है, टेराकोटा का ये जो स्टैचू है इस तरह से मिला है। द स्ट्रक्चरल रिमेन्स ऑफ 2500 ईयर ओल्ड टेराकोटा रिंग वेल भी मिला है। क्लियर? वेल डिफाइंड फोर कॉम्प्लेक्स, ये फोर रूम कॉम्प्लेक्स भी हमें मिले हैं शुंगा कुषाण पीरियड के। तो हम 2000 साल से भी ज्यादा पीछे यहाँ पे आसानी से जा पा रहे हैं। अब और एक्सकेवेशन होगी, विल गेट टू नो मोर थिंग्स अबाउट दिस। मोर देन 136 कॉइन्स एक्सेट्रा ये हमें मिले हैं, जो बताते हैं कि हाँ ये सेंटर ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज रहा होगा। ठीक है। 9 कल्चरल लेवल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। कल्चरल लेवल क्या होता है? जब हम खुदाई कर रहे हैं तो हमें मिलेगा कि इस पर्टिकुलर लेवल पे, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कॉलोनी में रोड डल रही है, ठीक है, तो कॉलोनी में बार बार जब रोड डलना शुरू होती है तो कुछ मकान होते हैं जिनका जो लेवल है ना वो नीचे चला जाता है। मतलब पहले मकान ऊपर था, रोड नीचे था, लेकिन ये रोड ऊपर 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 आ गया, मकान नीचे हो गया। ठीक है, तो वो इस तरह से आप देखोगे कि जब एक्सकेवेशन होते हैं, सो ये जो लेयर होती है, ये इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें ये वाले आर्टिफैक्ट मिल रहे हैं, तो ये उस पीरियड के रहे होंगे। फिर जब चेंज होता है तो इस तरह से ये कह रहे हैं हमें 9 कल्चरल लेवल के आर्टिफैक्ट्स तक मिले हैं। इसमें अगर हम सुल्तान यू है दिल्ली सल्तनत वाला जो पीरियड है, मुगल पीरियड है, उससे पहले भी जाते हैं तो राजपूत, पोस्ट गुप्ता, गुप्ता कुषाण, मौर्य, प्री मौर्य पीरियड तक का हमें मिल रहा है। तो ये तो एक खजाना हाथ लग गया। ठीक है, वी विल गेट टू नो मोर अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी हिस्ट्री और उन सब के बारे में और अच्छे से पता चलेंगी चीजें। चलिए आगे चलते हैं। अ, श्री कनक दास, ये जो पोएट हैं इनके बारे में ध्यान रखिएगा। काफी सारे पर्सनालिटी बेस्ड और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मुफ्ती सूफी आपको पहले ही बता रखा है, इंपॉर्टेंट है। उसी फिर करंट में भी एडिशन हो गया, देखो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप देखोगे स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी अनवील किया था, हमने पढ़ा था यू हैव दिस, उस पे क्वेश्चन पिक कर लिया इन्होंने। तो करंट एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंट। कनकदास जो हैं इनके बारे में जो है चर्चा हुई, मेंशन किया गया इनको। कनकदास जो है 16th सेंचुरी में हुए आपके एक हरिदास, हरिदासा सेंट हैं, है ना, और रिनॉन्ड कंपोजर ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक जो साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसको कहा जाता है। तो उसके काफी बड़े कंपोजर, पोएट, रिफॉर्मर इनको माना गया। नोन फॉर हिज कीर्तनास, ओके, हिज कंपोजिशन इन द कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर इनकी कंपोजिशन हमें मिलती है। दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, कन्नड़ लैंग्वेज, कर्नाटिक म्यूजिक, हरिदासा सेंट, these 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। हेडिंग डालनी है कनक दास, है ना, डैश हरिदासा सेंट, फिर नीचे लिख सकते हो कर्नाटिक म्यूजिक कन्नड़ा। इस तरह से शॉर्ट नोट आपको बनाने हैं। यूज द सिंपल कन्नड़ा लैंग्वेज, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ इनके मेजर वर्क्स हैं, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू एट वंस।
लेकिन ये तो बहुत ही अगर डिफिकल्ट बना देगा तब ये इतना जाएगा, क्योंकि अगर कनक दास के बारे में पूछ लिया तो फिर बुक में कहाँ मिलेगा। ठीक है, वो क्वेश्चनेबल है, फिर आप इतनी डिटेलिंग पे भी जा रहे हो तो भी दिक्कत। बट अगेन यू कैन जस्ट गो थ्रू एट वंस। अगर डायरेक्ट पूछता है तो हो जाएगा, वरना एलिमिनेट करने में भी काम में आएगा, है ना। कहीं पे ये इनका जो वर्क है उसको लिख दिया, नाला चरित्र, ओके, हरि भक्ति सारा, और ये सब। अब आपको ध्यान रखना है, हरिदासा जो सेंट होते हैं, हरिदास के जो संप्रदाय के ये जो सेंट हैं, है ना, वो कहाँ से हैं। तो हरिदासा भक्ति साहित्य डिवोशनल मूवमेंट ये मिडाइवल पीरियड में आपका चला। ठीक है, ओरिजिनेट हुआ कर्नाटक के अंदर आफ्टर माधवाचार्य। जो माधवाचार्य जी हैं इनको द्वैतवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, इनसे पहले थे आपके रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है उनको विशिष्ट अद्वैत का ओरिजिनेटर मानते हैं। उनकी जो फिलॉसफी थी वो विशिष्ट अद्वैत थी। ठीक है, और उनसे भी पहले हैं वो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। क्लियर, उनकी फिलॉसफी है अद्वैत। ठीक है, तो अगर आप अद्वैत की अगर आप बात करेंगे, अद्वैत है मतलब कि इसके अंदर जो ह्यूमन बॉडी जो है, कॉन्सेप्ट इसमें फिलॉसफी है, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम को अगर आप थोड़ा जानेंगे सो यू विल गेट टू नो कि हाँ, ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर जो एक्चुअल बॉडी आप देखोगे ना कि बॉडी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बॉडी तो वैसे की वैसे ही है, लेकिन उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, जिसे हम कहते हैं प्राण नहीं है। ओके, सो वी यूज द वर्ड कि जो आत्मा है या स्पिरिट है बॉडी के अंदर, जो सोल है, दैट हैज लेफ्ट द बॉडी, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज डेड नाउ। तो जो सोल का कॉन्सेप्ट है वो उसमें अद्वैत में ये है कि जो इंडिविजुअल सोल है और जो यूनिवर्सल सोल है, जिसे हम परब्रह्मा ब्रह्मा जो भी कहते हैं, बोथ आर सेम। ओके, ये दोनों डिफरेंट नहीं है। सो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द आदि शंकराचार्य और उनकी अद्वैत फिलॉसफी। ठीक है, ब्रीफ में हम देख रहे हैं, ये आपको पढ़नी है, जब आप पढ़ रहे हो ना स्टैटिक पोर्शन में, इनको अच्छे से आप करिएगा। फिर आए देखो, अब ये हर किसी के बस की बात नहीं है ना, आपका मेंटल लेवल कॉन्शियसनेस उस लेवल की होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू ग्रास्प द थिंग्स। उनके बाद फिर रामानुजाचार्य आते हैं और उन्होंने कहा कि दोनों एक तो हैं ही, है ना, लेकिन इनके कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। तो इन्होंने विशिष्ट अद्वैत का कॉन्सेप्ट दिया और भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कहीं ना कहीं वहां से मानी जाती है। और इनका जब स्टेच्यू अनवील किया था, जो अभी मैंने रेफरेंस दिया था, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, रामानुजाचार्य पे। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड, उनके बाद जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये विशिष्ट वगैरह कुछ नहीं है, दोनों अलग है, इंडिविजुअल सोल अलग है और जो भगवान है वो अलग है। तो ये जो बिल्कुल द्वैतवाद का जो कॉन्सेप्ट दिया, फिलॉसफी दी, वो माधवाचार्य जी ने दी। तो ये जो हरिदास भक्ति साहित्य डिवोशनल मूवमेंट है, ओके, दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी, द्वैत फिलॉसफी ऑफ द माधवाचार्य जी। क्लियर, कर्नाटक में ओरिजिनेट हुआ है, ये ध्यान रखना है। फिर पूरे इंडिया में फैला है, स्पेशली बंगाल असम के पार्ट में आपका फैलता है। 14th सेंचुरी के अंदर हरिदासा जो इसको फॉलो करते थे, माधवाचार्य जी की फिलॉसफी को, द्वैतवाद को, उनको हरिदासा कहा गया। जैसे कनक दास जो हैं वो एक हरिदासा है। To propagate the Dvaita philosophy of Madhvacharya, this was the main objective of Haridas Bhakti movement. तत्ववादा मतलब द्वैत वेदांता सब स्कूल was founded by the 13th century philosopher Madhvacharya ji. Clear? Dvaita Vedanta school believes that the God and the individual soul exist as the independent realities and these are distinct. इन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया दोनों अलग है, कोई कंफ्यूजन में मत रहना। शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य क्या कह रहे थे कि नहीं, दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। और इनके बीच में कौन आ रहे हैं? इनके बीच के अंदर हैं रामानुजाचार्य जी, जो विशिष्ट अद्वैत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तो अलग ही, लेकिन इंडिविजुअल सोल अगर प्रयास करती है लगातार तो वो जो यूनिवर्सल सोल है ब्रह्मा, उसके साथ एक हो सकती है। क्लियर, तो वो उन्होंने विशिष्ट अद्वैत दिया। इंपॉर्टेंट है, भक्ति सूफी पहले भी आपको कई बार बोला गया है। ठीक है, प्रायोरिटी एरिया में इनको रखना है। अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट इंडिया पढ़ते हो, तो ये कुछ प्रायोरिटीज हैं जिनको आपको पहले कर लेना है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जिस टॉपिक को हम पहले पढ़ रहे हैं उसको कई बार पढ़ लेते हैं। होता है ना, बुक के अंदर जो शुरू के 5 चैप्टर हैं उनको तो हमने 10 बार पढ़ा होगा, लास्ट के 5 चैप्टर को एक बार भी नहीं पढ़ा होगा। तो वो बच्चों वाला गेम मत करना। जो इम्पोर्टेंट है, जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से चीज़ों को रखिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपके पास टाइम लिमिटेड होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को करना है। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस स्मार्ट स्टडी करनी है आपको। संत सेवालाल महाराज जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट किया गया है। तो संत सेवालाल महाराज जी जो हैं, ये बंजारा कम्युनिटी के लीडर रहे। इन्होंने बंजारा कम्युनिटी या ओवरऑल पूरे समाज के लिए काफी सारा
स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का काम किया। और इनका जन्म हुआ कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू सर्व द ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, नोमैडिक ट्राइब्स। ओके, सुपरस्टिशन इन सबको हटाना, लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ना, उनकी वे ऑफ लाइफ में अगर कुछ एविल्स, सोशल एविल हैं उनको हटाना, कुरीतियां हैं उनको हटाना। ही हैड द मास्टर इन द आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एटसेट्रा। तो ये एक स्पिरिचुअल गुरु, सोशल रिफॉर्मर हो गए बंजारा कम्युनिटी के कर्नाटक। दो तीन पॉइंट आपको लिखने हैं। संत सेवालाल महाराज, ओके, डैश बंजारा कम्युनिटी, हेडिंग के नीचे लिखना। ये हेडिंग तो बड़ा सा लिखना है, फिर उसके नीचे आप लिख सकते हो, हाँ, बंजारा कम्युनिटी, देन यू हैव दिस ट्राइबल अपलिफ्टमेंट, ओके, देन यू हैव दिस कर्नाटका, दिस मच इज मोर देन सफिशिएंट, स्पिरिचुअल सोशल रिफॉर्मर, इस तरह से करके। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस मूवी, या देखी होगी आपने, नाटू नाटू सॉन्ग जिसको ऑस्कर मिला था, वो मूवी है। मूवी का नाम क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इस मूवी से इंस्पायर ही, मतलब मूवी में ये जो इंस्पायर कैरेक्टर है, अ, ठीक है ना, ये जो एक्टर है, इनका जो कैरेक्टर इंस्पायर है इस मूवी में, वो रियल लाइफ में जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनसे इंस्पायर है। तो ये है अल्लूरी सीताराम राजू। ओके, तो इनसे इंस्पायर है आपका ये जो रामचरण है, इनका कैरेक्टर है मूवी के अंदर। क्लियर। अल्लूरी सीताराम राजू, इनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अल्लूरी सीताराम राजू वॉज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ही बिकेम इन्वॉल्व इन अपोजिंग द ब्रिटिश रूल। 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट जब लाया गया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो आदिवासी थे, है ना, जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, उनकी एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी एग्रीकल्चर की, पोडू। ओके, तो इसको इन्होंने बैन कर दिया, प्रिवेंट कर दिया कि आप ये जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब जो फॉरेस्ट ड्वेलर आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, उन्होंने देखा हमारी लाइवलीहुड का क्या होगा, तो उसके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में एक तरह का अपराइज होना शुरू हुआ। और राइजिंग डिसकंटेंट टुवर्ड्स द ब्रिटिश लेड टू द रामपा रिबेलियन ऑफ 1922। रामपा रिबेलियन, ये आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो, तो रामपा रिबेलियन को अच्छे से पढ़ लेना। वैसे तो मॉडर्न इंडिया में ये बेसिक बेसिक चीजें सारी आप पढ़ेंगे, बट रामपा रिबेलियन है, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो रामपा रिबेलियन के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू जो है, इन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया, इसके लीडर के रूप में रहे। इन्होंने बेसिकली जो भी है गुरिल्ला वॉरफेयर किया अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज, है ना, गुरिल्ला वॉरफेयर किया था। इनका निक नेम है मान्यम वेरुदु। रेड, इन्होंने जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है उस पर रेड डालना शुरू किया। फिर बाद में इनको भगोड़ा घोषित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इन पे इनाम रखा गया उस समय पे। क्लियर। ये लिखना नहीं है आपको, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है। जो पॉइंट नोट करने हैं, यू हैव दिस रामपा रिबेलियन, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया। इनका नाम अलूरी सीताराम राजू, कहाँ से रिलेटेड हैं, कौन से, है ना, मूवमेंट से रिलेटेड हैं, ये सारी चीजें, किस तरह का वॉरफेयर था, गुरिल्ला वॉरफेयर एंड ऑल। ही वॉज कैप्चर्ड, टाइड बाय अ ट्री, और फिर इनको बिल्कुल फायरिंग स्क्वाड ने एग्जीक्यूट किया गोलियों से छलनी करके। हिज रेस्टिंग प्लेस करंटली लाइज इन द विलेज ऑफ द कृष्णा देवपीटा, यहाँ पे इनका ये लोकेटेड है। तो इनके बारे में ध्यान रखिए। रानी वेल्लू नचियार, इन पे ध्यान रखना है। तो दो तीन पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट आएंगे वो बस लिखिए और फटाफट आगे चलिए। रानी वेलु नचियार, बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, है ना, इन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट में आवाज उठाई। ये जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु है ना, वहां से आपकी बिलोंग करती हैं। यू हैव दिस शिव गंगा, किंग ऑफ शिव गंगा जो है, शी वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ शिव गंगा। तो रानी वेलु नचियार, इनका एक निक नेम था वीरा मंगई। ओके, दिस वाज द निक नेम। और इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो है आवाज उठाई और हार नहीं मानी ब्रिटिश से। शी इमर्ज्ड इंडीड विक्टोरियस आफ्टर हर हस्बैंड वाज किल्ड इन द बैटल विद द ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनके हस्बैंड जब मारे गए, तो फिर ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आई और फिर रजिस्ट किया, है ना, जो कॉलोनियलिज्म है उसको रजिस्ट किया। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इन सब के लिए इन्होंने काम किया। तो रानी वेलु नचियार कहाँ से संबंधित है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ये चीजें। मातंगिनी हजारा एंड कनकलता बरुआ, ओके, इन दोनों को ध्यान रखना है। मातंगिनी हाजरा, मातंगिनी हाजरा जो है, इनको गांधी बुरी भी कहा जाता है, ओल्ड गांधीयन वुमन। इनकी एक बुक है कोड नेम गॉड,
बुक कोड नेम गॉड इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड द ऑथर मनी भूमिक, इन्होंने इनके ऊपर लिखी है मतंगिनी हजारा पे। शी इज नॉट द राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, है ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। She became actively involved in the Indian independence struggle, was arrested for taking part in the civil disobedience movement। तो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लिया, ठीक है। साल्ट सत्याग्रह के समय पे भी इन्होंने पार्ट लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भी इनका पार्टिसिपेशन है। तो ये सारी चीजें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। देन वी हैव कनक लता बरुआ। जनरली ये नाम हम नहीं सुनते हैं, ठीक है, इस तरह से इतनी डिटेलिंग वो चीजें नहीं होती है, बट अगेन सम बेसिक आइडिया यू शुड बी हैविंग। वन ऑफ द यंगेस्ट मार्टर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, आसाम से ये आती हैं, ओके। मृत्यु वाहिनी इन्होंने लीड किया एट द एज ऑफ द 17। आई मीन दिस इज ह्यूज। At the age of 17, she led the Mrityu Bahani, a procession of freedom fighters to unfurl the tricolor। है ना, उस समय पे 42 के अंदर जब ये चल रहा था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, वहां पे इन्होंने पुलिस स्टेशन पे ट्राई कलर इस तरह से दर्शाया। कोस्ट गार्ड नेम्ड फास्ट पेट्रोल वेसल, एक फास्ट पेट्रोल वेसल को इनके नाम पे रखा गया है, ओके, इनके कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए। कैंप गौड़ा, हाँ, बेंगलुरु इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदला गया है, कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। कैंपगोड़ा के बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे। नाद प्रभु कैंपगोड़ा, इनका जो है बेंगलुरु का फाउंडर माना जाता है। आज जो आप देख रहे हैं, देखो अभी बेंगलुरु में जो क्राइसिस चल रहा है, वाटर क्राइसिस चल रहा है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, ठीक है। तो इन्होंने जो सिटी बनाई थी ना, उस समय पे नेचुरल लेक्स हैं, वाटर बॉडीज है, उसका बहुत ध्यान रखा गया था। अभी आप देखोगे कि जो हमारी फॉल्टी प्लानिंग प्रोसेस है, ठीक है, फॉल्टी प्लानिंग प्रोसेस है, या फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी वाटर बॉडीज इन पे एनक्रोचमेंट हो रहा है, वो सारी चीजें, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रॉब्लम आ ही रही है। फाइन। सो इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें आप ध्यान रखेंगे। नाद प्रभु कैंपगौड़ा, 16th सेंचुरी चीफ्टेन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर में ये थे। इनको फाउंडर माना जाता है बेंगलुरु का। ही इज नोन टू हैव डेवलप्ड अराउंड 1000 लेक्स इन द सिटी टू केटर द ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चरल नीड। कैन यू इमेजिन? आज देखो बेंगलुरु की स्थिति क्या है, रहना मुश्किल हो रहा है। 2000 रुपये एक टैंकर का ले लें, कितना भी ले लें, ठीक है। तो अगर किसी को मान लो कि 5-6 टैंकर की भी जरूरत पड़ जा रही है, तो बड़ा भारी हो जाएगा। ही वॉज फ्रॉम द डोमिनेंट एग्रीकल्चरल वोकालिका कम्युनिटी इन द साउथ कर्नाटका, ठीक है। सावित्रीबाई फुले, इनके बारे में तो आप पढ़ते ही हैं, इनका 2-3 बार अलग अलग फॉर्म में जिक्र आया है, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन में काफी अच्छे से दे रखा है इनके बारे में, कंट्रीब्यूशन वगैरह मॉडर्न इंडिया में, जो भी बुक आप पढ़ते हैं, यू हैव दिस स्पेक्ट्रम एटसेट्रा, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर ये रही, एजुकेशनलिस्ट, ओके, महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। अपने हस्बैंड के साथ मिलके इन्होंने जो है वुमन के राइट को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली एजुकेशन के रिगार्डिंग काफ़ी सारा काम किया। मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म इनको माना जाता है। फर्स्ट इंडियन गर्ल्स स्कूल पुणे में इन्होंने फाउंड किया, ओके। इन्होंने, इनके कुछ वर्क हैं, ये ध्यान रखने हैं। काव्या फुले 1854 में, भवन काशी सुबोध रत्नाकर, ये भी इनकी रचना है। इसके अलावा एक पोयम भी है इनकी, गो गेट एजुकेशन। सो दीज फैक्ट्स, इनकी जो रचनाएं वगैरह हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। सत्यशोधक समाज जो है, ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने मिलके ये सत्यशोधक समाज आपका बनाया। पूछ लिया होगा आई थिंक इस पे तो यूपीएससी ने, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर। इन्होंने काफी सारे जो प्रिविलेंट ऐसे कस्टम थे जो अच्छे नहीं थे, उनके अगेंस्ट में आवाज उठाई, है ना। जैसे चाइल्ड मैरिजेज हैं, उनको हटाने की बात की, इकोनॉमिकल वेडिंग्स की बात की, इंटरकास्ट मैरिज, विडोरी मैरिज की बात की। जेंडर बेस्ड, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हटाने की। तो ये जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लेंगे। देन वी हैव दिस पद्मनाभन, ओके, मन्नतु पद्मनाभन। ये केरला से आपके बिलोंग करते हैं, है ना, सोशल रिफॉर्मर रहे, और केरल से, जैसा आप देख सकते हैं, ये बिलोंग करते हैं। ये फाउंडर माने जाते हैं नायर सर्विस सोसाइटी के। 1914 में इन्होंने नायर सर्विस सोसाइटी बनाई। इंपॉर्टेंट फैक्ट, रट्टा मार लेना इसका।
ठीक है, इनका नाम याद रखना है, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ये ध्यान रखना है। नायर सर्विस सोसाइटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो सोशल एडवांसमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द नायर कम्युनिटी उनके लिए काम कर रहा था। फाइन। ही फॉट फॉर द सोशल इक्वालिटी, फर्स्ट फेज बीइंग द वाइकॉम सत्याग्रह। ठीक है, वाइकॉम सत्याग्रह में इन्होंने इस तरह से काम किया। वाइकॉम सत्याग्रह, अगेन स्टैटिक पोर्शन विल बी देयर। क्लियर। कंट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म, रूरल डेवलपमेंट, इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, ये सारा इनका कंट्रीब्यूशन है। तो वाइकॉम सत्याग्रह में यही था कि आपको लो कास्ट हिंदूज हैं उनके लिए भी टेम्पल ओपन करने हैं। ठीक है, तो उनके अंदर इनका पार्टिसिपेशन रहा। बिरसा मुंडा, इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे, मुंडा जो रिबेलियन हुआ है। ठीक है, सो उलूगन जो रिवॉल्ट है, ये सारी चीज़ें स्टैटिक पोर्शन में मेंशन है। प्लीज़ डू रीड अबाउट दोज थिंग्स। ठीक है, तो इसकी स्लाइड्स अटैच हैं। उलूगन मूवमेंट क्या है, ये सब चीज़ें इनको आप पढ़ लीजिएगा। एक बार ब्रीफ कर देते हैं यहाँ पे। फ्रीडम फाइटर रहे, इनके बारे में काफ़ी चर्चा है। इवन आप देखोगे लगभग 2-3 साल से लगातार चर्चा में बने हुए हैं बिरसा मुंडा। फोक हीरो बिलोंग टू द मुंडा ट्राइब से ही बिलोंग करते थे। और आप देखोगे झारखंड वाला और वो जो एरिया है कहीं ना कहीं क्लियर। तो इन्होंने ट्राइबल रिलीजियस मूवमेंट अपना चलाया। तो शुरू के अंदर थोड़ा रिलीजियस एक्टिविटीज इनके ऊपर फोकस था, लेकिन बाद में देखोगे ब्रिटिश राज के समय पे काफी सारे इंटरफेरेंस होना शुरू हो गए। तो इन्होंने एक तरह का रिवॉल्ट, मतलब उलगुलान, ओके, ये रिवॉल्ट इन्होंने शुरू किया जिसको मुंडा रिबेलियन के नाम से जाना गया। उलगुलान मूवमेंट ऑफ 1899 ऑल्सो यूज द वेपन्स गुरिल्ला वॉरफेयर। तो ये नॉन वायलेंट नहीं था, ये पॉइंट याद रखना है। ब्रिटिश वर अटेम्प्टिंग टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट लैंड, जिसके अगेंस्ट में ट्राइबल्स ने रिवॉल्ट किया। ठीक है। फ्यूडल जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, और फिर जो ट्राइबल आपका एग्रेरियन सिस्टम था जैसे कुंता का थी, लैंड ओनरशिप सिस्टम जो कम्युनिटी बेस्ड था, उससे इनको बेदखल किया गया, हटाया गया। तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इस पे भी इन्होंने काफी सारे रिफॉर्म किए। His struggle against the exploitation, discrimination against the tribals led the passing of the छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट पास किया गया। So which restricted the passing of land from the tribal people to the non tribal। ठीक है, एरियाज झारखंड और जो नेबरिंग आपके स्टेट्स हैं वहां पे आपके रहेंगे। यू विल लर्न अ लॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट एंड रिलेटेड जब आप पढ़ेंगे ट्राइबल मूवमेंट है ये सारे। तमिलनाडु गवर्नर रिवाइजेस द सैफरन कंट्रोवर्सी ओवर तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर डे पे काफी कंट्रोवर्सी हुई है। संत तिरुवल्लुवर जो हैं इनके बारे में ध्यान रखेंगे। तिरुवल्लुवर प्रोमिनेंट कल्चरल फिगर रहे। 5th सेंचुरी बीसी या उससे पहले माना जाता है कि ये रहे होंगे। क्लियर, अराउंड 2500 ईयर्स अगो। ही इज फॉन्डली रेवर्ड एज वल्लुवर बाय द तमिल्स। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है तुलसीदास जी और इनको जो है रिवीर किया जाता है, माना जाता है, तो कहीं ना कहीं घर घर के अंदर जो तिरुवल्लुवर हैं, है ना, उनको माना जाता है। उनके कोई ना कोई कंपोजिशन जो है लोगों के पास मिलते हैं। तिरुकुरुल इनका कलेक्शन है जिसमें मोर देन 1300 कपलेट्स हैं जिनको कुरल्स कहते हैं। तिरुकुराल इनका ये मेन कंपोजिशन है, इसको याद रखिएगा। इसके अंदर हर चीज़ों पे बात की गई है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल मैटर्स, ओके, लव, इथिक्स, इन सब चीज़ों पे बात की गई है। इवन वन ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे वाज देयर, आई थिंक 2020 का ही होगा, 2020 वाले बजट के अंदर डाला था। तो 2019-2020 वाला इकोनॉमिक सर्वे वाज देयर। फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने कोट किया था तिरुवल्लुवर साहब को। Tiruvalluvar is a revered and ancient saint, poet, and philosopher by the Tamilians, irrespective of their religion. Uh, Following the recent excavation at the Kelladi near Madurai, ओके, तमिलनाडु जो आर्किटेक्चरल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो अभी हमने केल्लादी पढ़ा था ना, उसी कंट्रोवर्सी की तरफ इशारा हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि देखो संगम एरा है, ये भी पीछे चला गया, तो हमारा जो है ना, एक अलग सिविलाइजेशनल वो है। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है उसको क्रिएट करने की कोशिश की गई, फिर इस इशू को अंडर प्ले किया गया। क्लियर। द पीरियड रफली बिटवीन 3rd सेंचुरी बीसी 3rd सेंचुरी एडी, इसको आपका संगम एरा से माना जाता है।
इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द संगम असेंबलीज, जो तमिल पोएट्स थे उनकी जो असेंबलीज होती थी, उसके अंदर मेजर तीन आपकी असेंबलीज हुई। संगम लिटरेचर में कुछ नाम हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट। बाकी मैंने आपको मेंशन कर दिया था, संगम लिटरेचर अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ना है मतलब ये नहीं कि पता चला उसमें पूरा एक दिन लगा दिया संगम लिटरेचर पढ़ने में ही। ये मत करो कि हाँ ठीक है, मैं 90 मिनट्स ले लेता हूँ, 1.5 घंटा लेता हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक्सटेंशन मुझे करना पड़ेगा इस टॉपिक पे। ओके, तो इस तरह से आप ले सकते हो, जो भी आपको सूट करता है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, वट एवर टाइम, लेकिन 5-7 घंटे मत दे देना, उतनी जरूरत नहीं है कि 5 सोर्स देखने लग जाओ। अच्छा, यूट्यूब से भी वीडियो देखता हूँ, इस किताब से भी ले लेता हूँ, फिर ये और थोड़ी रिसर्च करता हूँ, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। और उस तरीके से आप तैयारी करिए, अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो आप कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं करना है। तो अगेन एडिशन आपका स्टैटिक पोर्शन से रहेगा। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर एक जगह है, ओके, वन ऑफ द लॉर्ड शिवास ज्योतिर्लिंगास। और यहाँ पे आप देखोगे स्टैचू ऑफ वननेस, ये जो स्टैचू है इसको अनवील किया गया है। अ, एकात्म एकात्मता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ वननेस इसको कहा गया है। तो ये हैं आदि शंकराचार्य, इंडियन फिलोसफर हैं। ओके, इन्होंने अपना जो अद्वैत की फिलॉसफी दी, अद्वैत वेदांता, जो अभी हम माध्वाचार्य वाला डिस्कस कर रहे थे ना, द्वैतवाद, वेयर आई मेंशन द आदि शंकराचार्य, कि उनकी अद्वैत फिलॉसफी क्या है, कि इंडिविजुअल सोल और जो अल्टीमेट पर ब्रह्मा है, यूनिवर्सल सोल है, अलग नहीं है, ठीक है, वो एक ही है। तो ये इनकी फिलॉसफी है। इसमें स्टैचू ऑफ वननेस के रिगार्डिंग आदि शंकराचार्य का मेंशन है। आदि शंकराचार्य को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अद्वैत फिलॉसफी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वैसे ही इंपॉर्टेंट होती हैं, करंट में नहीं होता तो भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम, भक्ति सूफी मूवमेंट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अब तो ये डायरेक्ट करंट में आ रहा है, ठीक है। अद्वैत वेदांता ऑफ आदि शंकरा, जो नॉन ड्यूअलिज्म कहलाता है, जिसमें अल्टीमेट रियलिटी जिसको ब्रह्मा कहते हैं और ह्यूमन सेल, ह्यूमन सोल जिसको आत्मा कह रहे हैं, इनको आइडेंटिकल एक ही माना गया है ना। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत है, जो हमने चर्चा कर ली है, वो डिस्कशन हो चुका है। वी हैव दिस स्पाइक स्पिक मैके, ये क्या है, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में एक दो पॉइंट लिखना है। द सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स द यूथ, ठीक है। सो दिस इज द एक्रोनिम विच इज यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर movement. This is the voluntary youth movement which promotes the intangible aspect of the Indian cultural heritage. Intangible का मतलब हो गया परफॉर्मिंग आर्ट को प्रमोट करेगा, इट कुड बी डांस, इट कुड बी म्यूजिक, ना जो भी परफॉर्मिंग आर्ट है, सम फोक म्यूजिक, योगा, मेडिटेशन, क्राफ्ट, एक्सेट्रा। और कुछ हैं रिचुअल्स वगैरह, कर लेते हैं इनको। आई होप वी कैन डेफिनेटली डू दिस। Ritual dance, we are talking about Nagaraja Thira. Okay, this is the name, Nagaraja Thira. And Puttan and Thira is the ritualistic folk art performed mainly in the Vallanadu region of the Kerala. तो पल्लकाड जो डिस्ट्रिक्ट है आज के टाइम पे, वो केरल के उस रीजन के अंदर ये फॉर्म किए जाते हैं। रिचुअलिस्टिक फोक आर्ट है। पोथन इज द लिeutenant ऑफ काली, ओके, काली के इनको वो माना जाता है। एंड थीरा द गॉडेस काली। ये दोनों जो ड्रमर्स होते हैं उनको अकम्पनी करते हैं, ओके, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आ, सीताकली फोक आर्ट, ये कहाँ परफॉर्म किया जाता है, क्या है क्या नहीं है, तो नाम से पता चल ही गया होगा। सीताकली मतलब रामायण पे बेस्ड ये एक तरह का फोक आर्ट ड्रामा है। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। एंड 150 ईयर्स बैक इसका ओरिजिन आपका माना गया, वेदार एंड पुल्लेयार कम्युनिटीज, क्लियर, रामायण से आपका ओरिजिनेटेड है। वैसे तो देखो इतना भी काफी होगा, आपने लिखा सीताकली फोक आर्ट डैश केरला रामायण, सीताकली से रामायण भी याद हो जाएगी, बट इसको भी लिख सकते हो, क्लियर। नेचुरल मटेरियल्स और ये सब इसमें यूज कर रहे हैं प्रॉप्स के रूप में, जो भी बैम्बू स्टिक्स वगैरह हैं। तो इसमें ज्यादा डिटेलिंग में नहीं फंसना है, बस बेसिक बेसिक ध्यान रखो। देन वी हैव दिस थय्यम मुद्दीएट्टू, ओके, मुद्दीएट्टू इज देयर। आपको याद होगा हमने यूनेस्को की इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज हम कर रहे थे, ठीक है, जब हमने गरबा किया था, काली पूजा की बात हो रही थी, तब हमने ओके काफी सारी जो है
उनकी बात की थी। क्लियर? तो मुद्दीएट्टू इज वन ऑफ सच इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, बिकमिंग द सेकंड आर्ट फ्रॉम द केरला आफ्टर कोडियट्टम। कोडियट्टम और ये मुद्दीएट्टू, तो मुद्दीएट्टू के अंदर इस तरह से रहेगा, फोक डांस है, रिचुअलिस्टिक थिएटर है, गॉडेस काली और डीमन दारिका, दारिका जो राक्षस है, और काली जो गॉडेस है माता, ओके, उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, बैटल है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस फॉर्म में। तो यू शुड नो मुद्दीएट्टू कौन सा स्टेट है, किस बारे में है, क्या ये डांस है या कोई फोक ड्रामा है ना, क्या म्यूजिक फॉर्म है या किसी तरह की पेंटिंग है, इस तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक चीजें ध्यान रखिए। रिचुअलिस्टिक पार्ट है, भद्रकाली कल्ट है ना, बेसिकली शक्ति कल्ट है, जो लॉर्ड या जो गॉड है उनको फेमिनाइन फॉर्म में पूज रहे हैं। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आ ही गया है। देन वी हैव दिस थय्यम। थय्यम जो है, आपने नाम सुना होगा, यू हैव दिस भूतकोला। भूतकोला सुन लिया होगा ना, एक मूवी आई थी, और यू हैव दैट कांतारा। कांतारा मूवी थी, एंड दैट वाज इंडीड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, वो मूवी से ज्यादा एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था। उसमें लग रहा था कि आप उसके साथ ही व्हाट परफॉर्मेंस वाज देयर। तो वहां पे चर्चा थी भूतकोला की। तो भूतकोला और थय्यम में काफी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों में क्या होता है, आप जो अपने एंसेस्टर्स हैं, है ना, या जो फॉक गॉड हैं, उनको रिवीर कर रहे हो। क्लियर? उनकी वर्शिप कर रहे हो। तो भूतकोला, दिस इज द कोला मीन्स अ प्ले, एंड भूता मीन्स स्पिरिट। सो जो पितृदेव हैं या जो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी जो स्पिरिट है, उनको ऑनर करने के लिए ये फॉक ड्रामा इस तरह से प्लेस किया जाता है। ये आपके कर्नाटक के पार्ट में, साउथ कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटका के अंदर आपका प्लेस किया, मतलब परफॉर्म किया जाता है। ऑनर ऑफ द लोकल डिटीज वर्शिप्ड। ठीक है, जो भी लोकल डिटीज है उनको वर्शिप किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा वराह जो है, थय्यम में भी यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी ये जो लोकल अपने डिटीज हैं उनको ऑनर कर रहे हैं, इसके लोकल डिटीज के अलावा जो अपने एंसेस्टर्स हैं उनको भी ऑनर कर रहे हैं। थीम्स वैष्णविज्म, शक्तिज्म, शैविज्म से इंस्पायर है। मार्शल आर्ट फॉर्म इन टर्मिनल डिक्लाइन, ये है आपकी मुष्टि, वज्र मुष्टि कलगा। तो वज्र मुष्टि कलगा पे पूछ लेगा कौन से स्टेट में है। सो दिस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म, ये इंडियन मार्शल आर्ट है, ओके, और ये प्रैक्टिस की जाती है, यू हैव द नेम ऑफ द स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक विजयनगर एम्पायर, कर्नाटक शुड बी देयर। इसमें क्या होता है, ये हाथ के अंदर कुछ ऐसा लेके रखते हैं कुछ, यू हैव दिस, जिसे हम कहते हैं ना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट टेक्निक लाइक दिस, स्ट्राइकिंग, थंडरबोल्ट फिस्ट, कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ नकल कस्टर, स्मॉल मेटल वेपन, हाथ में ऐसा मेटल वेपन लेके रखा है। ठीक है, अब जो किस अपने अपोनेंट के पहले सिर पे मार के वो खून निकाल देगा। ठीक है, वो इस तरह से कुछ इनका प्ले है। खैर, आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, इसके अंदर ये नकल कस्टर, ये स्मॉल मेटल वेपन यूज हो रहा है ना, जो अपोनेंट के हेड पे प्लेस किया जाएगा, और इसको वज्र मुष्टि का लगा आपका कह रहे हैं। दो दिस फॉर्म ऑफ द रेसलिंग वाज पॉपुलर ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर, 1470 सेंचुरी तक पॉपुलर रहा, अभी डिक्लाइन पे है, केवल दशहरा होता है तभी इसका इस तरह से प्ले होता है। ठीक है, कर्नाटक से याद रख लेंगे। यूके कोरोनेशन केप्ट जरदोरी आर्टिशंस नियर द ताज और देयर टोज। ठीक है, किंग चार्ल्स जो थ्री हैं उनका कोरोनेशन हुआ, और उसको लेके ये एक आर्ट फॉर्म है जरदोजी। दिस आर्ट फॉर्म वाज इन न्यूज। तो जरदोजी क्या है, ये ध्यान रखिए। जरदोजी इज एन ईरानियन इंडियन सबकॉन्टिनेंट सेंट्रल एशियन एम्ब्रॉयडरी टाइप एम्ब्रॉयडरी है, इस तरह से आपको ये देखने को मिलेंगी। फाइन, तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, खास बात ये है, जर का मतलब है गोल्ड, दोजी का मतलब है स्विंग, है ना, तो गोल्ड के जो धागे हैं, तार हैं, मेटल के, है ना। जरदोजी इज अ टाइप ऑफ हैवी एंड इलाबोरेट मेटल एम्ब्रॉयडरी ऑन द सिल्क। तो सिल्क का क्लॉथ है ना, या वेलवेट फैब्रिक बेस है, उसके ऊपर गोल्ड के ये जो हैं, इससे आप ये बना रहे हो। क्लियर? या फिर सिल्वर थ्रेड भी हो सकते हैं, चांदी जो मेटल है उसका धागा हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है। इसके अलावा काफी सारे जो प्रीशियस स्टोन है, इनका भी यूज किया जाएगा, जैसे यहाँ पे पल्स मोती आपको दिख रहे हैं, है ना, अदर काइंड ऑफ स्टोन्स कुड बी यूज। तो ये जरदोजी है, ओरिजिन आप इसका देख ही लेंगे, कहीं ना कहीं पर्शियन इन्फ्लुएंस है। गोल्ड एम्ब्रॉयडरी हैज एग्जिस्टेड इन द सबकॉन्टिनेंट सिंस द टाइम ऑफ द ऋग्वेदा। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जरदोजी के अंदर तो ईरानियन इन्फ्लुएंस है, लेकिन एक
ये भी एक तरह की गोल्ड एम्ब्रॉयडरी का ही फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऋग्वेद के टाइम से इंडिया के अंदर ये आपका प्रैक्टिस किया जा रहा है। इट प्रपोज ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी ड्यूरिंग द रीन ऑफ द मुगल एम्पर अकबर। उस समय पे काफी ज्यादा इसको पेट्रोनेज मिला, तो काफी ज्यादा प्रॉस्पर हुई, इसके अंदर बढ़ावा मिला इसको। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और अभी अगर आप देखेंगे जरदोजी के पॉपुलर सेंटर कहाँ पे है, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, ये मेजर सेंटर्स हैं। इसको जीआई टैग आपका मिला हुआ है। लखनऊ की जो जरदोजी है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हो गया, क्योंकि अगर ये आ जाता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर ऑफ द ओपिनियन कि हाँ यार मुगल पीरियड के समय पे ये हुई है और इस तरह से, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ट्राई टू बी अवेयर अबाउट ऑफ दीज काइंड ऑफ वेरी डाइसी स्टेटमेंट्स एंड फैक्ट्स। भारत वर्ड को यूज किया गया है, डिबेट चल रही है, हाँ इंडिया है, भारत है, तो देखो भारत पे कुछ पूछने की संभावना बन जाती है कि इस वर्ड को कहाँ पे कब यूज किया गया है सबसे पहले। ठीक है, डिबेट चल रही थी कि हाँ क्या हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख सकते हैं, ये सारी चीजें। खैर, हमें जो आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से याद रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये जो भारत वर्ड है ये इंडिया में आप देखेंगे इसका विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण के अंदर मेंशन आता है। ओके, 7th सेंचुरी चाइनीज जो ट्रेवलर है हुएन सांग, उन्होंने भारत इंडिया जो है इसको भारत कह के संबोधित किया है। तो ये दो मेजर फैक्ट मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट लगे, इनको आप लिख लेना। और बाकी कहानी कुछ नहीं लिखनी है। कॉन्टेक्स्ट आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और उसी को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी। ब्लास्ट किल 2 इंजर्ड 51, ये बात हो रही है जिहोवाज विटनेस। तो ये एक तरह का सेक्ट है ना, क्रिश्चियनिटी से ही आपका जुड़ा हुआ है, इसको लेके चर्चा आ गई थी, है ना। जिहोवाज विटनेस एक क्रिश्चियन ग्रुप है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बेसिकली जानेंगे। जिहोवाज विटनेस इज अ क्रिश्चियन ग्रुप विच डज नॉट बिलीव इन द क्रिश्चियन ट्रिनिटी। जो क्रिश्चियन ट्रिनिटी है, यू हैव दिस फादर, होली गोस्ट और इस तरह से जो है ना ट्रिनिटी, एक्चुअल में तो वो मुझे भी नहीं पता, जीसस एज द सन। लेकिन इसका थोड़ा जो क्रिश्चियन ट्रिनिटी मतलब जो एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है क्रिश्चियनिटी के अंदर, उससे थोड़ा सा इसका अलग है। फाइन, क्या ये कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम जो है बिलीव्स इन जीसस एज द सन ऑफ गॉड एंड जिहोवा एज गॉड, मतलब ये जिहोवा को गॉड मान के चल रहे हैं, है ना। जीसस जो है, क्राइस्ट जो है, उनको सन ऑफ गॉड मान रहे हैं, लेकिन गॉड किसको मान रहे हैं? जिहोवा को। तो ये थोड़ा सा वेरी करेगा, मतलब जो ट्रेडिशनल सेंस में जो क्रिश्चियनिटी है उससे। दे हैव नो प्रीस्ट एंड डू नॉट अप्रूव ऑफ ट्रेडिशनल priesthood, क्लियर, बट फील दैट दे आर अलाइंड क्लोजर टू द जूइश फेथ। हालांकि काफी सारे क्रिश्चियन डिनोमिनेशन है वो इनको क्रिश्चियन सेक्ट के रूप में ही मानते हैं कि हाँ क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसी का एक पार्ट है ना, थोड़ा वेरिएशन होता ही है, तो उसी का एक पार्ट है। लेकिन इनको ये अपने आप को जूइश फेथ जो है उसके करीब मानते हैं, यहूदी जो हैं उसके करीब अपने आप को मानते हैं। नाजीज के समय पे इनका काफी प्रोसिक्यूशन हुआ, ये सारी कहानी। फाइन। पार्थिनन स्कल्पचर्स दे हैव बीन इन न्यूज। पार्थिनन स्कल्पचर न्यूज में है, क्योंकि इसको लेके ग्रीस और यूके, ब्रिटेन और यूके, ग्रीस के बीच में पूरी एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट इसको लेके चल रहा है। ग्रीस कह रहा है भैया अपने म्यूजियम में रख रखे हैं ना ये पार्थिनन स्कल्पचर, ये हमारी विरासत है, आप हमें लौटा दो, जैसे हमने भी कोहिनूर हीरे के लिए कह ही रखा है। क्लियर, तो पार्थिनन स्कल्पचर क्या है? 30 एंशियंट स्टोन स्कल्पचर हैं जो कहाँ से लिए गए, 2000 साल पुराने हैं। इनको जो पार्थिनन टेम्पल है, एक्रोपोलिस हिल इन द एथेंस, तो ये जो एक्रोपोलिस हिल है ये वाला एरिया है, और यहाँ पे आपका ये टेम्पल बना हुआ है, पार्थिनन टेम्पल आपका बना हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द टेम्पल, ये इसके रिमेन्स अभी आपको दिख रहे हैं। ओके, एक समय पे काफी फ्लॉरिश था। तो वहां से ये जो बचे हुए स्कल्पचर हैं इसको लेके यूके अपने म्यूजियम में चला गया। ग्रीस कह रहा है कि भैया हमारी विरासत है, आप लेके चले गए, अभी हमें वापस लौटा दो, इसको लेके इनकी लड़ाई चल रही है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है आप पार्थिनन स्कल्पचर किस कॉन्टेक्स्ट में क्या है। तो पार्थिनन टेम्पल है जो एथेंस में बना हुआ है, ये लगभग आज से 2500 ईयर्स पुराना है। ओके, 24-2500 ईयर्स। दिस वॉज डेडिकेटेड टू द गॉडेस एथना एंड सीन एज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ एथेंस। गोल्डन एज माना जाता है एथेंस का। काफी सारे स्कल्पचर हैं जिसमें मिथिकल क्रीचर भी हैं, गॉड हैं, हीरोज हैं, इनको बनाया गया है।
है ना। आप देखोगे काफी सारे तो ये डिफॉर्म भी हो गए हैं, बट स्टिल अपनी ये वैल्यू रखते ही हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ग्रीस इनको कह रहा है कि आप हमें लौटा दो, क्योंकि अर्ली 19th सेंचुरी में ये ब्रिटेन में इसको लेके चले गए थे। ओके। और यही इनका चल रहा है। ठीक है, दिस मच इज फाइन। रामलीला आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड राम जो है ना, उनकी लाइफ को डिपिक्ट करती है। और रामलीला न्यूज़ में इसलिए रही क्योंकि काफ़ी सारे जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं या इंडिया के बाहर भी अगर आप देखोगे, जैसे त्रिनिदाद वगैरह है, तो वहाँ पे भी आज रामलीला प्रैक्टिस की जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया से जो लेबर माइग्रेशन हुआ है ना, तो वो लोग वहाँ पे सेटल तो हो गए, लेकिन अपनी जो सिविलाइजेशनल रूट्स हैं, कल्चरल जो रूट्स हैं, वो इंडिया से इंस्पायर हैं। आज देखोगे उन कंट्रीज के अंदर भी आपकी रामायण, जैसे त्रिनिदाद है, वहाँ पे रामायण प्ले किए जाते हैं, काफ़ी पॉपुलर वहाँ पे है। क्लियर? इसको एक बार अपने हिसाब से आप पढ़ लेना। सो दिस इज ऑल गाइस। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फाइन। नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा, तो अभी एक गैप आपके पास है ना। नेक्स्ट मंथ से अभी हम शुरू करेंगे, और उसमें जो भी सेकंड राउंड होगा हर सब्जेक्ट का, है ना, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में आपके जो भी बचे हुए हैं करंट अफेयर वो भी लेंगे। और क्योंकि हमारे पास मार्च तक का करंट अफेयर अपडेट हो जाएगा, अप्रैल में जब हम एंटर करेंगे, सो विल बी अपडेटिंग द जनवरी जनवरी फरवरी एंड मार्च। ठीक है, तो वो आपकी क्लासेस शुरू होंगी। अभी तक आपको क्या करना है, अपना रिवीजन करते रहो, और पूरा स्टैटिक पोर्शन पे आपको फोकस रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, रिवीजन करना है। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ यार ये एरिया है जहाँ पे मेरा हुआ नहीं है, सिलेबस छूट गया है, ये जो है उसको प्रायोरिटी में रखो। अभी आपके पास 15 दिन का लगभग जो समय है ना, मार्च के जो 15 डेज हैं, उसमें आपका कोई सिलेबस का पार्ट छूट रहा है, आपने डर के मारे छोड़ दिया, आपको डिफिकल्ट लगता है छोड़ दिया, है ना, तो उसमें पूरा नहीं छोड़ना है। सिलेक्टिव जो भी एरियाज हैं उनको आप कर लो, अगर पूरा कर सकते हो तो अच्छी बात है। मेजर पोर्शन को पूरा मत छोड़ देना। कई बच्चों का मैंने देखा, सर हमने एनवायरनमेंट पे स्टैटिक पोर्शन ही नहीं पढ़ा है, तो ये गलती मत कर देना। हाँ ठीक है, मिडाइवल को नहीं पढ़ पा रहे हो, आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ पा रहे हो, समझ आ रहा है, जनरल साइंस नहीं पढ़ पा रहे हो, समझ आ रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक को आप छोड़ दोगे, है ना, मतलब सब्जेक्ट को छोड़ दोगे। एनवायरनमेंट का मेंस में इतना वेटेज नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत वेटेज है। ठीक है, सिमिलरली यू हैव दिस इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको रखना है। और हिस्ट्री है, हिस्ट्री को डिवाइड करके चलो। पूरी हिस्ट्री को एक साथ देखने की बजाय, एंशियंट हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर, उसको एक साथ देख लो। मॉडर्न इंडिया को एक तरफ इस तरह से कर लो। वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में आता नहीं है। ठीक है, देन यू हैव दिस मिडाइवल। मिडाइवल में केवल पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी कर लो, केवल पीवाईक्यू करो। मिडाइवल अगर नहीं पढ़ा है तो पीवाईक्यू पढ़ो, फिर उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा ये एरियाज है, यहाँ यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पिक कर रहा है, फिर उसको रखो। उसमें टाइम लिमिट रख लो कि मुझे ये 2 दिन है, अगर मिडाइवल बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो इन 2 दिन में मैं पीवाईक्यू करूंगा और उन उन टॉपिक्स को टच करूंगा, रादर देन फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पूरी किताब पढ़नी है। वो आपको आउटपुट नहीं देगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट आपको क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा। हो सकता है काफ़ी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है नहीं आए। तो जब क्वेश्चन आ जाए तो होगा ये कि मान लो लेटर से 3 क्वेश्चन आर देयर, तो 2 होंगे डुएबल, एक होगा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जिसके बाद में फिर पोस्टमार्टम एनालिसिस होगा कि देखो इस किताब में दिया था, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, या फिर आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना चाहिए कि आपने कॉमन सेंस यूज किया होता तो आप 100 में से 70 सही कर देते, 80 सही कर देते, हैं ना। ये सब चीजें चलेंगी बाद में, तो आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना है, वो अननेसेसरी का डाइल्यूशन ऑफ द फोकस है। ठीक है, चीजें बड़ी सिंपल है। फोकस ऑन द स्टैंडर्ड सोर्सेज, मेक श्योर यू आर डूइंग द रिविजन्स, वेल वर्स विद द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे फैक्ट याद रखते हैं फैक्ट याद रखो, मल्टीपल टाइम उनका रिवीजन करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करो। टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो अपने हिसाब से लगा लो, उसमें कोई ओवरडू करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे करते हैं कि मैं 50 टेस्ट लगाऊंगा, मैं 80 लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मुश्किल से 2-3 टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, वो एक थोड़ा सा अडप्ट हो जाए कि हाँ यार आदत पड़ जाए, गोला बढ़ने की प्रैक्टिस, उस हिसाब से करते हैं, और कुछ उनका पर्पस नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल गाइस, हैव अ ग्रेट डे, है ना। अपना करिए। अभी आपके जो नेक्स्ट सेशन शुरू होंगे, वो अप्रैल से हम शुरू करेंगे सेकंड राउंड में, जिसके अंदर हमारे पास जो भी बच रहा है वो, और फिर जैन फेब और मार्च तक का पूरा करंट अफेयर आ जाएगा। फिर जो भी करंट अफेयर होगा अप्रैल और 15 मई तक का, उसको हम मई के अंदर 2-3 सेशन है वहां पे अपडेट कर देंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।
और अभी भी टाइम है, ऐसा घबराना मत कि यार अभी एग्जाम आ गया क्या होगा। अभी भी इतना टाइम है कि बहुत अच्छे से आप चीज़ों को कर सकते हो, है ना। 60 डेज कोई कम टाइम नहीं होता है। अगर पूरा दिमाग में ठान लिया है, पूरा फुल टाइम देके उसको अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे 6 से 8 घंटा डेली का देना ही है, पूरा का पूरा फोकस वहाँ पे, तो स्टिल यू कैन डेफिनेटली क्रैक द एग्जामिनेशन, ठीक है। प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, चीज़ें बड़ी सिंपल है, अपने आप को अननेसेसरी में एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है। सोर्सेज को इन्फ्लेट नहीं करना है, स्पेशली लास्ट टाइम पे कोई नए सोर्सेज ऐड नहीं करने हैं, अनलेस इट इज़ नेसेसरी, और वो भी टॉपिक वाइज केवल वो एक्सपेंशन पे आप जाएंगे। सो दिस इज ऑल, हैव अ ग्रेट डे गाइस, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा टेंशन होगा तो उसको नॉर्मल लीजिए, उसको बढ़ा चढ़ा के अपना मॉरल डाउन मत करो, कॉन्फिडेंस डाउन मत करो, वो सबके साथ ही अभी सबको थोड़ा प्रेशर फील होता है, ठीक है।